हेलो डियर, आपका इस वीडियो के अंदर बहुत बहुत वेलकम है भाई। उम्मीद है कि बढ़िया तरीके से पढ़ रहे होंगे, राजी खुशी होंगे हैं। और जितने भी सिंसियर स्टूडेंट हैं, आपके मार्क्स जो हैं वो ऊपर नीचे हो रहे होंगे, तो उस चीज़ की ज़्यादा टेंशन मत लिया करो। जितने भी सीरियस एस्पिरेंट हैं जो इस काम में लगे हुए हैं, सब इस चीज़ से गो थ्रू हो रहे हैं। ठीक है। और मॉक आपके जो नंबर हैं सिर्फ इस चीज़ पर डिपेंड नहीं करते कि आपने कितना सिलेबस किया और क्या बोलते हैं कितनी बार रिवीजन किया, यानी कि आपके अंदर कितनी स्किल है। वो इस पर भी डिपेंड करते हैं कि आप जो मॉक दे रहे हैं वो मॉक कैसा है। तो मॉक की डिफ़िकल्टी भी बहुत सारे फैक्टर के ऊपर बेस्ड ऊपर नीचे होती रहती है। तो आपका एक ही ध्यान हमेशा होना चाहिए। क्या ध्यान होना चाहिए कि जो भी आप मॉक देते हो उस मॉक को आप अच्छे से एनालाइज करो, उसके अंदर से आप कमियां छांटो। कमियां यानी कि आपकी तैयारी में क्या कमी है, कहाँ पर आप इम्प्रूव कर सकते थे, और उन कमियों को दूर करने के लिए पढ़ाई करो। अगर आपने ये काम आप एग्जाम तक करते रहे, आपके मॉक्स में कम मार्क्स आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। किसी मॉक में ज़्यादा आ जाते हैं, किसी में कम आ जाते हैं। जैसे ये अपना मॉक है, ये बहुत ही ईजी है तो इसमें सबके ज़्यादा आ गए होंगे। बट ये आपका एक नुकसान भी है क्या, कि इस मॉक के अंदर आपको कमी भी नहीं मिली होगी अपने अंदर। जो मॉक ईजी है वो क्यों ईजी है, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो जनरली ऐसे हैं जिसमें किसी की भी कोई कमी नहीं होती, तो सारे बच्चे उनको अटेम्प्ट कर लेते हैं। बट रियल एग्जाम में क्या पता ऐसा मौका आ जाए जो आपकी 4-5 कमियां जिन क्वेश्चन के अंदर हैं उन वाला आ जाए, तो 4-5 क्वेश्चन नहीं होंगे। तो आपका ध्यान इस मॉक के अंदर जो स्कोर आया उसके ऊपर नहीं होना चाहिए। आपका ध्यान होना चाहिए कमी ढूंढने पर और उन्हें दूर करने पर। एग्जाम तक आप ये काम करते रहो, इसके अलावा और कुछ आपके पास चॉइस भी नहीं है। बताओ, आपके पास कोई और चॉइस है? नहीं। तो किसी दूसरे बच्चे से, किसी से भी अपने मार्क्स कंपेयर मत करो, खुद से कंपेयर करो, खुद खुद ग्रोथ करो। कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, बट वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का ये मतलब नहीं है कि भाई लाइक तैयारी कर रहे हैं तो हर छोटी छोटी चीज़ को किसी दूसरे बंदे से कंपेयर करेंगे। ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर आपको क्या मिलेगा, हर संडे की तरह दी पंडित्स का जो फ्री मॉक अपने टीयर 2 का मॉक 8 का सॉल्यूशन, हर संडे को ये वीडियो मिलती है। जिस बच्चे को पहले नहीं पता, तो इस वीडियो के अंदर मैथ्स और रीजनिंग जो है इसके क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मिलेगा। और आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन ऐसे नहीं मिलता कि सारे के सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलता है, सिर्फ वैल्यू एडिशन की जाती है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है एक एस्पिरेंट के लिए। ठीक है। तो ये जो अपना मॉक था मैथ में, मैं अगर आपको बताऊं तो इट वाज नॉट इवन इजी, इट वाज वेरी इजी। ये बहुत इजी था। ऑलमोस्ट मतलब सारे क्वेश्चन कर लोगे आप और ठीक ठाक टाइम में कर लोगे, आपके पास टाइम की भी कमी नहीं पड़ेगी। अगर इसको मैं एग्जाम से कंपेयर करूं तो आपके एग्जाम की जो इजी शिफ्ट है ये उसके बराबर है। आपके एग्जाम में इजी शिफ्ट इसी तरह की आती है जैसा ये मॉक है। ठीक है। तो इसमें तो 40 मिनट, इसमें तो 35 मिनट भी नहीं, आपने बहुत कम, मेरे ख्याल 25 मिनट के करीब बच्चे ले रहे होंगे। कई बच्चे 25 मिनट से भी कम ले रहे होंगे इसके अंदर। ठीक है जी। तो प्री रिक्विजिट्स क्या हैं जो मैं मॉक की वीडियो बनाता हूँ कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो, आपने स्ट्रेटजी और एनालिसिस की वीडियो यूट्यूब पर देख रखी हो ताकि आप मेरी बातें समझ पाएँ। ये वीडियोस यूट्यूब पर हैं। ठीक है। और आपने ये मॉक अटेम्प्ट किया हो दी पंडित्स की जो वेबसाइट है। ठीक है। तो जब भी ये मॉक आते हैं अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर, जो इवन कोचिंग सेंटर का टेलीग्राम चैनल है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। उस टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको नोटिफाई कर दिया जाता है कि भैया मॉक आ गया है, उसे अटेम्प्ट कर लो। तो सैटरडे को आपको बता दिया जाता है कि मॉक आ गया है, उसे अटेम्प्ट कर लो। या तो सैटरडे को अटेम्प्ट कर लो या संडे को सुबह अटेम्प्ट कर लो है। और जो उसके अंदर टेक्स्ट सॉल्यूशन है वो देख लो, किसी क्वेश्चन में आपको दिक्कत आई है, जो क्वेश्चन आप नहीं कर पा रहे। ठीक है। ये आपने करना है। फिर क्या करना है, फिर संडे को सुबह सुबह, ठीक है, संडे को सुबह सुबह ये वीडियो आपको मिलेगी। तो उसके अंदर मैं इन चीज़ों का ध्यान रखूंगा कि बच्चे ने ये सब कर लिया है, तो मैं सिर्फ वैल्यू एडिशन करूंगा कि टेक्स्ट सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूशन है मैं डिट्टो सेम रिपीट नहीं करूंगा। अगर मैं कुछ वैल्यू ऐड कर सकता हूं उसके अलावा तो ही करूंगा। ठीक है। तो आपने क्या करना है, इस वीडियो को 2x स्पीड पर देख लेना है। तो मैं करने को 30 के 30 क्वेश्चन करवा दिए, बहुत ही ईजी है। बट मैं चाह रहा हूँ जो सिंसियर एस्पिरेंट है, जो सीरियस एस्पिरेंट है, उनकी तैयारी में वैल्यू ऐड करूँ। जो टाइम पास के लिए तैयारी कर रहा है
वो तो टाइम पास ही कर रहा है, उसके लिए क्या ही करें। ठीक है, तो स्टार्ट करें भाई। ओके जी। तो इस मॉक के अंदर बिकॉज मैक्सिमम क्वेश्चन ईजी थे, तो मैं बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस नहीं करूंगा। और एक मैं ये बताने, पहले तो मैं सोच रहा था यार क्या ही सॉल्यूशन करवाऊँ, रहने देता हूँ, इतने इजी क्वेश्चन है। फिर मैंने सोचा एक बात और बताने चलता हूँ कि भैया ये इजी है तो बहुत ज़्यादा हवा में मत आ जाना। जब आपके मार्क्स कम आ जाते हैं ना डिफिकल्ट मॉक में, तो आप डिप्रेस हो जाते हो, और जब आपके ज़्यादा आ जाते हैं तो आप हवा में आ जाते हो कि इतने आए हैं। इन चीज़ों पर ध्यान मत दो। किस पर ध्यान देना मैंने आपको बताया है। कमी ढूंढो, उनको दूर करो, लगे रहो पेपर तक, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है भाई। तो क्वेश्चन नंबर 1 जैसा टेक्स्ट सॉल्यूशन में था वैसे ही आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, नॉट ए बिग डील। ये भी इजीली हो जाएगा, ये भी इजीली हो जाएगा जैसा टेक्स्ट सॉल्यूशन में है। बट आपको एक चीज़ बताता हूँ, जैसे 3 नंबर है, इनका ये रेशियो है, इनका एलसीएम ये है। ठीक है, तो इन तीनों के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है ना, कैंसिल आउट करके 4, 5 और 7 में कुछ भी कॉमन नहीं है, नहीं। तो मैंने मान लिया कि इनका HCF जो है H, तो ये तीनों नंबर हो गए 4H, 5H और 7H। ठीक है, इनका एलसीएम हो गया 4 इंटू 5 इंटू 7H। ठीक है, और ये बराबर है 2240 के। ठीक है जी, तो यहाँ पर 5 दूनी 10, 4 से अगर मैं काट दूँ, 4 5 20, 4 6 24, 7 8 56, H इज इक्वल टू 16, यानी कि इनका HCF 16 है। अब वो ये बोल रहा है व्हाट इज द HCF ऑफ 2 स्मॉलेस्ट नंबर्स, तो 2 स्मॉलेस्ट नंबर ये हैं, इनका HCF क्या है। तो 4 इंटू समथिंग 4 इंटू H, 5 इंटू H में कॉमन क्या है, इनमें कॉमन तो H ही है ना, H से ज़्यादा तो कुछ कॉमन नहीं है, तो 16 आंसर है इस क्वेश्चन का। मैं क्वेश्चन का सोल्यूशन नहीं करवा रहा, मैं आपको ये बता रहा हूँ, अगर मान लो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर ऐसा होता, 3 नंबर्स का रेशियो होता कि 4:6:7, इन तीनों के अंदर तो अब भी कुछ कॉमन है नहीं, तीनों के अंदर मैं बोल रहा हूँ, ये नहीं बोल रहा इन दो में, तीनों के अंदर। ठीक है, ऐसे ही आप इस क्वेश्चन को सोल्व करते कि जो एलसीएम है वो हो जाता 4 इंटू 6 इंटू 7 इंटू H इज इक्वल टू समथिंग, एलसीएम जो भी ये देता, तो ये कट पिट के H की कुछ भी वैल्यू आ जाती, मान लो 10 आ जाती सपोज। तो फिर मैं आपसे पूछता कि 2 स्मॉलेस्ट नंबर का HCF बताओ, तो आप HCF बताते किसका, 4H और 6H का। अब आप देखोगे कि 4H और 6H में सिर्फ H कॉमन नहीं है, इनमें तो 2H कॉमन है, हाईएस्ट नंबर जो कॉमन है। H निकालने के बाद, H काट के निकालने के बाद 2 और आप निकाल सकते हो, तो उस क्वेश्चन में फिर 20 उत्तर हो जाता है। ये नहीं है कि हमेशा HCF उत्तर होगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे ही जो चीज़ें सिखाई जा सकती हैं वो मैं आपको बताऊंगा। ये तो ईजी है भाई साहब, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द मोड, ईजी है, आगे बढ़ते हैं। तो भाई ये मत बोलना कई बच्चे कि आपने तो कोई सॉल्यूशन करवाया ही नहीं, इन क्वेश्चन का मैं क्या सॉल्यूशन करवाऊँ। ठीक है, सीरियस बच्चों के लिए मैं यहाँ पर काम करना चाह रहा हूँ। ये देखते हैं जी। तो अब जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन आता है, यानी कि कोई भी चीज़ मैं ऐड कर, जहाँ पर मैं वैल्यू ऐड कर सकता हूँ किसी भी फॉर्म में, वो मैं कोशिश कर रहा हूँ। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज न्यूमेरिकली इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड हेमिस्फीयर। ठीक है, तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो बहुत सारी सिली मिस्टेक, मतलब सिली मिस्टेक होने के बहुत सारे स्पेस हैं। टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया, इसके बीच में कन्फ्यूजन हो सकता है। रेडियस और डायमीटर के बीच में कन्फ्यूजन हो सकता है, और एक और कन्फ्यूजन होता है हेमिस्फीयर और स्फीयर के बीच में भी कन्फ्यूजन हो सकता है। वो बॉल हेमिस्फीयर का रहा है, आप वॉल्यूम ले रहे हो एक स्फीयर का। तो मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि जब भी, और एक और बात मैं आपको बताऊं, जब मैं, आप मेरे को कमेंट करके बताना कि जब आप ये क्वेश्चन पढ़ रहे थे तो थोड़े से ऐसे अनकंफर्टेबल हुए थे कि यार जो इन्फॉर्मेशन है वो मेरे को थोड़ी सी ध्यान से अपने दिमाग में सेट करनी पड़ेगी। ये नहीं बोल रहा क्वेश्चन टफ है, जो इन्फॉर्मेशन है वो मेरे को थोड़ी सी ध्यान से पढ़नी पड़ेगी और ध्यान से ऑपरेट करना पड़ेगा उसके ऊपर, नहीं तो मेरे से सिली मिस्टेक हो सकती है। आपके मन ने बोला था कि नहीं, तो आपके मन ने बोला होगा, तो आपका मन खुद बताएगा कि भाई यहाँ पर थोड़े से शांति से काम करो, नहीं तो गलती हो जाएगी। बस मैं क्या बता रहा हूँ, लेकिन बच्चों को ये लगता है शांति से काम करना यानी कि स्लो काम करना, और इसके कारण वो गिल्ट में रहते हैं। उनको ये लगता है मेरे पास में जो दूसरा स्टूडेंट बैठा है उसने तो पता नहीं ऐसे ऐसे कर दिया होगा,
कोई सुपर वुमेन नहीं जा रहा वहां पर, ठीक है। तो इस चीज को यूज करो, जब शांति से क्वेश्चन करने के लिए आपको फील हो रहा है तो उसे शांति से करो, ठीक है। जैसे यहां पर देखते हैं कि उसने बताया एंड द रेडियस ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर का जो रेडियस है, ये सिलेंडर है, इसका जो रेडियस है दैट इज हाफ ऑफ द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर, जो हेमिस्फीयर का डायमीटर है उसके डायमीटर से हाफ है, यानी कि इसका रेडियस r है तो उसका डायमीटर 2r है। अगर डायमीटर 2r है तो रेडियस r है। तो ये क्या कोई मुश्किल बात है? मुश्किल बात नहीं है, बस मैं ये बोल रहा हूँ जल्दबाजी में गलती मत करना। क्लियर है भाई? ओके। तो यानी कि इसका रेडियस r है तो इसका भी रेडियस r है। तो बस इस क्वेश्चन में मैं यही बताना चाह रहा था, अदरवाइज तो आप कर ही लोगे। इसने बोला है सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया, तो मुझे पता है 2 पाई r इंटू आर प्लस एच, एच की वैल्यू इसने 18 बता रखी है, इज इक्वल टू वॉल्यूम, न्यूमेरिकल इक्वल है हेमिस्फीयर के वॉल्यूम के, तो 2/3 पाई r क्यूब। सिंपली उसने ये इन्फॉर्मेशन दी है और ये इन्फॉर्मेशन दी है, करते हैं भाई। 2 पाई r, 2 पाई, एक r कट जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा r², 3 इधर आएगा। अब कई बच्चे यहाँ पर भी जल्दबाजी में आप लोग ये मिस्टेक करते हो, सिर्फ r से गुणा कर दिया, 18 से गुणा नहीं किया, ये कर देते हैं। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ शांति, ठीक है। तो 3 से इधर गुणा करेंगे, उधर है r², तो मैं लिख रहा हूँ इधर वाली चीजें लिख रहा हूँ r², 3 इधर आए तो 3r, उधर जाके हो गया -3r, 3 इंटू 18 54, उधर जाके हो गया -54। अब मुझे 54 को ऐसे 2 नंबर में तोड़ना है, यानी कि ऐसे 2 नंबर जिनका प्रोडक्ट तो -54 हो और सम हो 3, साइन चेंज होता है, तो 9 × 54, एक को नेगेटिव होना पड़ेगा। सम अगर 3 है तो बड़ा पॉजिटिव होएगा, सम अगर भाई पॉजिटिव आ रहा है तो यानी कि छोटे वाला नेगेटिव, तो r की वैल्यू नेगेटिव तो हो नहीं सकती, सिर्फ 9 हो सकती है। इसके बेस पे आप कर लोगे हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया। अब यहाँ पर भी कई बच्चे सिली मिस्टेक करते हैं, अगर बहुत ज़्यादा जल्दबाजी करोगे 2 पाई r² कर देते हैं, ठीक है। कई बार वो कर्ड सरफेस एरिया पूछता है, वहाँ पर 3 पाई r² कर देते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया है हेमिस्फीयर का तो 3 पाई r²। आगे बढ़ जाऊँ, ठीक है जी, ये भी आप इजीली कर लोगे भाई, ठीक है। और हाँ, ये कन्फ्यूजन मत रखना, कई बच्चों को हो सकता है यहाँ पर कन्फ्यूजन हो कि √441 की वैल्यू +-21 होगी, ये गलत है। √441 की वैल्यू होगी सिर्फ 21, ठीक है। ये जो रूट होती है इसमें हमें, इसका मतलब होता है प्रिंसिपल रूट, प्रिंसिपल रूट यानी कि बड़ी रूट, ठीक है। अब ये PAL है कि PLE है मुझे नहीं पता, ठीक है भाई। अगर मैं आपको बोलूँ एक नंबर का स्क्वायर करने पर 441 आ रहा है तो उस नंबर की वैल्यू हो सकती है +21 -21 कुछ भी, लेकिन इस स्टेटमेंट का मतलब है कि √441 कि 4 जिस नंबर का, कुछ नंबर का स्क्वायर करने पर 441 आ रहा है उसमें से बड़ा नंबर बताओ, तो एक तो +21 है, एक -21, तो +21 ही बताएंगे, ठीक। आगे बढ़ जाओ, बाकी ये कर ही लोगे। फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन 16 से 59। तो प्राइम नंबर कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है, कोई फिक्स पैटर्न फॉलो नहीं करते हैं। तो इसमें AP वगैरह या इस तरह का कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा, निकालने पड़ेंगे प्राइम नंबर, फिर उनकी एवरेज निकालनी पड़ेगी गिन के। बस एक छोटी सी बात आपने ध्यान रखनी है कि दुनिया के सारे प्राइम नंबर, कोई भी अगर प्राइम नंबर है तो उसको आप 6n ± 1 की फॉर्म में लिख सकते हो। इसका मतलब ये है, 6n का मतलब है कि 6 का मल्टीपल, यानी कि जो भी 6 के मल्टीपल हैं, जैसे 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, कि जो भी प्राइम नंबर है वो या तो 6 के मल्टीपल से एक पहले मिलेंगे 6n - 1, या फिर 6 के मल्टीपल के एक बाद मिलेंगे 6n + 1। एक मिनट रुको भाई, हेलो, हाँ जी। तो जैसे 6, तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ ये नहीं है कि 6 के मल्टीपल से एक पहले जो भी मिलेगा वो हमेशा प्राइम नंबर होगा, नहीं। अगर प्राइम नंबर को कहीं पर बैठना अलाउड है तो एक ही जगह पर बैठना अलाउड है, या तो 6 के मल्टीपल से एक पहले या 6 के मल्टीपल के एक बाद, और कहीं पर प्राइम नंबर को सीट ही नहीं मिलेगी बैठने की, नहीं बैठने देगा, भाग यहाँ से, या तो 6 के मल्टीपल के पास बैठ भाई, चाहे इधर बैठ जा चाहे इधर बैठ जाइए। बट ये नहीं है कि यहाँ पर हर बैठा हुआ बंदा प्राइम होगा ना, प्राइम नंबर को बैठने ही यहाँ पर दिया जाएगा।
तो इससे हम चेक कर सकते हैं थोड़ा सा इजीली। ठीक है, कैसे? जैसे ये है 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 तो पहले है, 6 तिये 18, तो अब 18 से एक पहले 17 और 19। एटलीस्ट 100 तक आपको प्राइम नंबर की शक्ल, आपको नंबर की शक्ल देख के पता होना चाहिए 100 तक ये प्राइम है कि नहीं। ठीक है, तो 6 तिये 18 कर लिया मैंने। अब 6 चौके 24, तो अब मैं 19 के बाद 20, 21, 22 इनको नहीं चेक करूंगा, मैं 6 के टेबल पे चल रहा हूं। मुझे पता है ये कहाँ कहाँ पर बैठे मिल सकते हैं, यहाँ पर इनकी पॉसिबिलिटी है। ये नहीं है कि यहाँ पर बैठा हर बंदा प्राइम होगा, नहीं, पॉसिबिलिटी सिर्फ यहाँ पर है, पॉसिबल जगह सिर्फ यहाँ पर है। ठीक है, तो 6 तिये 18, 6 चौके 24, 24 से एक पहले 23, 24 के एक बाद 25 प्राइम है नहीं। मैंने बताया हर इन जगह पर बैठा नंबर प्राइम नहीं होगा, बट प्राइम यहीं पर बैठे मिलेंगे, इसके अलावा और कहीं नहीं मिलेंगे। ओके जी, 6 5 30, तो 30 से एक पहले 30 के एक बाद, जैसे 25 हमें पता है नहीं है तो उनको हम नहीं लिखेंगे। तो 6 5 6 6 36 से एक पहले 35 तो नहीं है, 37, 6 7 42 से एक पहले, अब मेरे को बोल रहा हूं ना तो इसका नहीं स्लो हो रहा है, 6 7 42, ठीक है, 6 8 48, 6 9 54 और 6 2 60। तो क्या मुझे 59 लेना है? नहीं, 59 नहीं लेना है। उसने बोला फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन, बिटवीन यानी कि इनके बीच में। अगर वो बोलता फ्रॉम 16 टू 59, तो 16 से लेकर 59 तक, 16 से 59 तक, तो 16 और 59 इंक्लूडेड है। इन सब के बीच में बोला तो इनके बीच में देखना है, ये इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है जी, तो टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो मुझे इनकी एवरेज निकालनी है, तो 10 से भाग करूंगा। अब मैं इनका सम देखूंगा मेरे भाई। तो प्राइम नंबर का सम देखने का बेस्ट तरीका है कि इनकी क्लबिंग अच्छे तरीके से करो। जैसे 7 और 3 को क्लब कर दो, तो फिर एंड ईजीली आप जोड़ सकते हो कि 2 और 1 3 40। ठीक है, इनको क्लब कर दो 50 और इसको क्लब कर दो 70 और इसको क्लब कर दो 80, इनको क्लब कर दो। ठीक है, हमेशा आप ऐसे कर पाओगे मैक्सिमम को, एक आधे ही छूटेंगे छूटेंगे तो, और यहाँ पर तो छूट भी नहीं रहे। तो ये हो जाएगा जी 100। तो टोटल कितने हो गए भाई? एक 0, 5 और 4 9 और 7 16 और 8 24 और 10 34। तो इनकी एवरेज क्या आ गई थी? 34। क्लियर है? आगे बढ़ जाऊं? तो ये जो क्वेश्चन है भाई, जैसे आपको टेक्स्ट सॉल्यूशन दिया गया है वैसे ही करोगे। सर हमें कैसे पता चलेगा कि वैसे ही करना है? मैंने आपको बता रखा है ट्रिग्नोमेट्री और एलजेब्रा के अंदर। अगर आपने पैटर्न रिकॉग्नाइज कर लिया कि हाँ ये तो यार उस तरह का क्वेश्चन है, मैंने सीखा है, कर दो। पैटर्न रिकॉग्नाइज नहीं किया, पता नहीं कैसे होगा, वैल्यू पुटिंग करने की कोशिश करो। तो यहाँ पर एक ही इक्वेशन है, इक्वेशन कितनी है? एक ही है, और एक ही वेरिएबल है। तो यहाँ पर आप वैल्यू पुट नहीं कर सकते, वेरिएबल ज़्यादा होते हैं तो वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ पर आप वैल्यू को गैस कर सकते हो। अब वैल्यू क्या पता थीटा की वो वैल्यू है भी कि नहीं, जहाँ पर हमें एंगल्स के वैल्यू याद हैं, साइन 30, साइन 45, साइन 60, 45 तो उसने मना कर दिया। ठीक है, तो फिर आपको लगे कि यार वैल्यू भी पुट नहीं कर पा रहा, मेरे को कोई पैटर्न भी नहीं दिख रहा, तो सीधा क्या करोगे? या तो स्किप कर दो या मार्क एंड रिव्यू कर दो। कौन ऐसा बच्चा है मुझे कमेंट करके बताए जिसने फर्स्ट राउंड के अंदर इस क्वेश्चन के ऊपर टाइम वेस्ट किया है? आपके एग्जाम में टाइम नहीं होता, चाहे शिफ्ट इजी हो चाहे मुश्किल हो, कभी भी वाइज नहीं है कि फर्स्ट राउंड के अंदर आप चीज़ों को एक्सप्लोर करने लग जाएं। एक्सप्लोर यानी कि आपको स्ट्राइक नहीं हो रहा मैं कैसे करूं, बट ढूंढने लग जाएं तरीका। नहीं, तरीका ढूंढना होता है सेकंड राउंड के अंदर। तो फर्स्ट राउंड में ये वाइज डिसीजन होगा। फिर सेकंड, जब आपको पता लग गया कि 2-3 इक्वेशन बचे हैं, उनमें से भी हम देखेंगे कि कौन से के ज़्यादा चांसेस है कि ये हो सकता है। तो जब लगेगा कि यार सारे इक्वेशन तो कर दिए, 1-2 इक्वेशन बचे हैं, फिर आप इसके ऊपर दिमाग लगाओगे, तो जो टेक्स्ट सॉल्यूशन में है वो आपको स्ट्राइक हो सकता है। क्लियर है भाई? इसमें हम कोशिश क्या करते हैं? हम ये कोशिश करते हैं कि मैं आपको बताता हूँ, आगे से स्ट्राइक हो जाएगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो हम कोशिश करते हैं कि मैं इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करूं। तो यहां पर साइन स्क्वायर है, तो यहां पर साइन की पावर 2 है, तो यहां पर साइन की पावर 1 होनी चाहिए और कोस नहीं होना चाहिए, फिर तो ये साइन के अंदर क्वाड्रेटिक बन जाएगा।
या फिर कोस की पावर 2 हो और कोस की पावर 1 हो। जब भी साइन और कोस इकट्ठे मिलते हैं और आपसे क्वेश्चन नहीं हो रहा और क्वाड्रेटिक आप बनाना चाह रहे हो, तो साइन और कोस में क्वाड्रेटिक नहीं बनेगी। तो आपने क्या करना है, यहां से साइन और कोस में से एक चीज को भगाना पड़ेगा। कैसे भगाना पड़ेगा, या तो आप साइन स्क्वायर से डिवाइड कर दो तो कोट के अंदर बन जाएगी, या कोस स्क्वायर से डिवाइड कर दो। ठीक है, यहां पर मैं साइन स्क्वायर से डिवाइड करूंगा, हाँ तो बन जाएगी, कोट के अंदर बन जाएगी। फिर तो यहां पर मैं कोस स्क्वायर से डिवाइड करूंगा दोनों तरफ, या साइन स्क्वायर से, तो कोट या टेन के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। उसे हम सोल्व करेंगे जैसे टेक्स्ट सॉल्यूशन में है, फिर आप कर लो। ठीक है ब्रदर, आगे बढ़ जाएं, ये आप इजीली कर लोगे भाई। आगे बढ़ते हैं, ये भी टेक्स्ट सॉल्यूशन से इजीली कर लोगे, बहुत इजी, बहुत इजी, बिल्कुल बेसिक। ये भी बिल्कुल बेसिक। और जस्ट मैं एक बार बता दूँ, ये ऐसे है, 3 साइन ए प्लस 2 कोस ए डिवाइडेड बाई 9 साइन ए माइनस 4 कोस ए, और उसने हमें बताया है 10 ए। तो आप करने को ऐसे भी कर सकते हो कि आपको परपेंडिकुलर मिल गया, बेस मिल गया, हाइपोटेन्यूज आप निकाल लो पाइथागोरस थ्योरम लगा के और यहाँ पर पुट कर दो। और आप एक और काम कर सकते हो कि आप ऊपर नीचे मन ही मन में कोस से डिवाइड कर दो। उससे क्या फ़ायदा होगा, ये रिपीटेटिव पैटर्न है, कोई नई चीज़ नहीं बता रहा मैं। कोस ए से डिवाइड कर दो तो यहाँ पर ये बन जाएगा 3 साइन ए बाई कोस ए, 3 tan ए। तो आप डायरेक्टली वहाँ से वैल्यू पुट कर सकते हो 3 tan ए, या तो इसे मेंटली पुट करना शांति से, नहीं तो ये छोटी सी बात है 3 × 2/3, यहीं पर सिली मिस्टेक कर देते हो आप। तो कोस को कोस से डिवाइड किया तो 2 आया, या फिर ऐसे लिख के पुट कर लिया करो, कोई शर्म की बात नहीं है। ठीक है, 9 × कोस से डिवाइड करोगे तो tan ए बन जाएगा, तो 9 × 2/3, और आगे है जी -4, तो 3 से 3 गया, 3 3 9, 2 और 2 4, बट्टे में 3 दूनी 6 में से 4 गए 2, उत्तर इज इक्वल टू 2। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं, ये भी इजीली कर लोगे टेक्स्ट सॉल्यूशन से, इजीली टेक्स्ट सॉल्यूशन से हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हो जाएगा, बेसिक है तो ये भी हो जाएगा जी, ये भी इजीली कर लोगे। टेक्स्ट सॉल्यूशन में एक तरीका दिया हुआ है, एक और मैं बता देता हूँ, एलिगेशन से मैं बता देता हूँ। उसने दो चीज़ों को मिलाया है, उसने मिलाया है एक 24 लीटर का सॉल्यूशन है एसिड का, एसिड और वाटर का, जिसमें 40% एसिड है। उस हाउ मच वाटर मस्ट बी एडिड, तो उसने पानी मिलाया है और एक सॉल्यूशन मिलाया है। कौन सी दो चीज़ों को मिलाया है, सॉल्यूशन और पानी। तो ये जो सॉल्यूशन है इसके अंदर एसिड कितना है 40%, और ये जो वाटर है इसके अंदर एसिड कितना है, तो प्योर वाटर है सर 0%, और फाइनली इनको मिलाने पर जो सॉल्यूशन मिला है उसमें एसिड कितना है 30%। तो इन दोनों का डिफरेंस 30, इन दोनों का डिफरेंस 10। तो उसने ये जो सॉल्यूशन और वाटर मिलाया है इनकी क्वांटिटी 3:1 रेशियो में है। इस 3 की वैल्यू भाई साहब, सॉल्यूशन उसने मिलाया था 24 लीटर, तो इस 3 का 8 गुना यहाँ पर है, तो इस 1 का 8 गुना यहाँ पर 8 लीटर पानी मिलाया होगा। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, आगे बढ़े। ठीक है जी, इजीली कर लोगे। और मुझे आप लोगों का फीडबैक चाहिए भाई, आपने कमेंट करके बताना है कि जिस तरीके से मैं आपको सॉल्यूशन करवा रहा हूँ, जितने भी सीरियस एस्पिरेंट हैं उन सब की अब ये जिम्मेदारी बनती है एक ऑनेस्ट फीडबैक देना कि जिस तरीके से मैं सॉल्यूशन करवा रहा हूँ, अगर मैं इन क्वेश्चंस को छोड़ रहा हूँ आपको कोई दिक्कत नहीं है ना। बिकॉज मुझे यही लगता है टेक्स्ट सॉल्यूशन में आप देख लोगे मैं सेम चीज़ क्यों बताऊँ बार बार। ठीक, हाँ जी, ये क्वेश्चन बता देता हूँ। ए बी एंड सी एंटर इनटू ए पार्टनरशिप एंड इन्वेस्ट देयर कैपिटल्स इन दिस रेशियो। ठीक है जी, तो 3/8, 5/12, 1/4, तो नीचे से 8, 12 और 4 मुझे ख़त्म करना है। तो मुझे पता है कि मैं इनको 24 गुना कर दूँ, 12, 8 और 4 का एलसीएम, 8 3 24, 3 3 9 रेशियो, 12 दूनी 24, 2 5 10, 4 6 24, ये इनका रेशियो है ए बी सी का, ए बी सी का। ओके, अब इसने बोला है कि जब भी प्रॉफिट होएगा उसका 1/5 हिस्सा मिलेगा ए को मैनेज करने के लिए बिजनेस, और जो बचा खुचा है वो बट जाएगा किस रेशियो में, जिस रेशियो में इनकी कैपिटल है। ठीक है, यानी कि जो भी प्रॉफिट आएगा उसका 1/5, यानी कि अगर 5 रुपये प्रॉफिट आया
तो उसमें से 1 रुपया पहले ए को मिलेगा और बाकी के 4 रुपये बटेंगे। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं, ध्यान से सुनिएगा, कि 5 रुपये प्रॉफिट आया तो 4 रुपये तो इनमें बट गए और 1 रुपया ए को मिल गया। यहाँ पर ए को 2 जगह से रुपए मिल रहे हैं। कैसे कि एक तो जो 4 रुपये हैं, 5 रुपये प्रॉफिट हुआ, जो 4 रुपये हैं वो इस रेशियो में बटे, हाँ जी सर, और एक रुपया यहाँ पर अगर 5 रुपये प्रॉफिट हुआ है तो अलग से उसको मिला। तो ए को ये 2 रुपये मिलेंगे, 2 तरीके से मिलेंगे। बी को ये वाले मिलेंगे 4 को अगर इस रेशियो में बांटेंगे, सी को 4 को अगर इस रेशियो में बांटेंगे। तो अगर ये इक्वेशन सिंपल हो कि टोटल प्रॉफिट इतना है, बी को कितना मिलेगा, तो मैं बहुत सिंपल एक स्टेप में कर सकता हूँ, बिना कुछ किए हम कर सकते हैं। मतलब CHSL के क्वेश्चन में आया था शायद, CHSL में, हाँ अभी ईयर 2 में आया था। एट द एंड ऑफ ए ईयर इफ ए गेट 6 लाख लेस देन व्हाट बी एंड सी टुगेदर गेट, ए को 6 लाख रुपए कम मिले हैं बी और सी से, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इन रेशियो को मर्ज करना पड़ेगा। ठीक है, ओके जी। तो ए को जो मिला है उससे 4 गुना होना चाहिए इन सब का सम। ए को जो अलग से मिला है उससे 4 गुना, ए को जो मिला है वो, और इन तीनों में जो बटा है वो, उसका रेशियो है 1:4। तो मैं इसको 4 से डिविजिबल बनाऊंगा। पहले देखते हैं इन सब के सम को। तो 9 और 6 15 और 10 25, इन सब का सम है 25। 4 से डिविजिबल है नहीं, तो 4 दे देते हैं, इसको 4 गुना कर देते हैं, तो 25 चौके 100 बन जाएगा इन सब का सम। 4 गुना कर देते हैं, ठीक। तो ये बन गया ना 4 से डिविजिबल। तो ये 4 का 25 गुना है, तो 1 का 25 गुना, यहाँ पर 25 आ जाएगा। अगर ये 4 का 25 गुना है तो ये 1 का 25 गुना। मैंने इस रेशियो को भी मैनेज कर दिया, इस रेशियो को भी मैनेज कर दिया। अब वो ए को कितना मिला, 6 और 5 11, 3 और 2 5 और 1 6, और इन दोनों को कितना मिला, इन दोनों को मिला 64। उसने बताया था ए को जो मिला है भाई साहब 3 यूनिट कम मिला है, उसकी रियल में वैल्यू है 6 लाख, यानी कि 3 से 2 गुना, रेशियो से 2 गुना, रियल वैल्यू रेशियो से 2 गुना है। तो व्हाट इज द शेयर ऑफ सी इन द टोटल प्रॉफिट, तो रेशियो में सी को रिप्रेजेंट कर रहा है 24, तो 24 का 2 गुना 48, ऑप्शन बी। आगे बढ़ जाऊं ये। तो भाई जैसे अपने टेक्स्ट सॉल्यूशन के अंदर ये बेसिक तरीके से बता दिया, उस तरीके से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं डेविएशन से बता देता हूँ, ठीक है जी। तो अपने पास 17 नंबर हैं, उनकी एवरेज है 84। अगर मैं सारे नंबर्स की एवरेज से डेविएशन देखता हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली सबकी एवरेज जितनी आनी है, तो कोई एवरेज से 5 ज़्यादा है, कोई 5 कम है, कोई 2 ज़्यादा है, कोई 2 कम है, तो सबका अगर मैं एवरेज से डेविएशन देखूँ तो 0 आता है, तो हम डेविएशन को यूज़ करते हैं। तो पहले 10 नंबर की जो एवरेज है वो 88 है, तो एवरेज से कितना ज़्यादा या कम है, सर एवरेज से 4 ज़्यादा है, तो कितने नंबर है 10, तो 10 × 4 + 40। पहले 10 नंबर्स की डेविएशन है ये, हर एक नंबर 4 ज़्यादा है 40। अगले 6 नंबर एवरेज से, अब देखो 14 में से 5 गए 9 कम है, तो 9 × 6 = 54, 6 नंबर है ना हर एक नंबर, तो अगले 6 नंबर की डेविएशन ये है। ओके जी, तो 10 और 6 16, और ये 17वें नंबर की डेविएशन है, और इन सब की डेविएशन 0 आनी चाहिए। सम ऑफ ऑल द डेविएशंस क्या होना चाहिए, 0। तो ठीक है जी, तो ये क्या हो गया, यहाँ से -14 उधर जाएगा, यानी कि डी की वैल्यू क्या होगी 14। -14 में क्या जोड़ोगी, 0 आए सर 14, तो जो 11वां नंबर है उसकी डेविएशन 14 है, +14 है, यानी कि वो एवरेज से 14 ज़्यादा है, तो 84 में 14 जोड़ोगे 98। कैसे भी कर लो, मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, इजीली कर सकते हो भाई। टेक्स्ट सॉल्यूशन से स्टैंडर्ड डेविएशन निकालनी आनी चाहिए आपको। एक बार मैं बता दूं या फिर देखो, अपने पास ये नंबर है, सबसे पहले आप क्या करोगे, मीन निकालोगे। तो 6 और 4 10, और 5 15 और 5 20, मीन होता है एवरेज, यानी कि इनका सम है 20 और टोटल नंबर है 4, तो मीन आ गया 5। फिर मैं क्या करता हूँ, फिर मैं निकालता हूँ कि इस मीन से क्या कितना डिस्टेंस है इनका, ठीक है। और मैं प्लस माइनस कंसिडर नहीं करूँगा, इसमें प्लस माइनस कंसिडर नहीं करते। 5 से 5 का डिफरेंस 0, 5 से 4 का डिफरेंस 1, 5 से 5 का डिफरेंस 0, 5 से 6 का डिफरेंस 1, ठीक है। उसके बाद अगर आपने मीन डेविएशन निकालनी है तो सिंपली इनकी एवरेज निकाल दो। मीन डेविएशन निकालनी है तो क्या करो, सिंपली इनकी एवरेज निकाल दो, 0 1 0 1 की। लेकिन फिर उसके बाद निकलेगा वेरियांस। वेरियांस में क्या करना होगा, इनका स्क्वायर करना होगा। तो 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1। इनका स्क्वायर करने के बाद एवरेज निकालनी पड़ेगी।
तो इनका स्क्वायर मैंने किया, तो एवरेज आ गई भाई साहब 2/4 यानी कि 1/2। अब आगे है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन होती है अंडर रूट वेरिएंस। मैंने आपको बताया है, आपको कन्फ्यूजन होता है कि अंडर रूट के अंदर स्टैंडर्ड डेविएशन है या क्या है, तो मैंने आपको बताया है वी के नीचे वी आता है, वी के नीचे वी आता है, ये वी है, इसके नीचे वी आता है। क्लियर है भाई? तो स्टैंडर्ड डेविएशन है अंडर रूट 1/2 यानी कि 1/√2। आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ जाएं क्या आप उससे कर लोगे टेक्स्ट सॉल्यूशन से ही? ये बता देता हूँ भाई, 6 ईयर्स अगो, वैसे टेक्स्ट सॉल्यूशन में जैसे बताया है वैसे ही मैं बताऊंगा, बट कई बार वहाँ से समझ में नहीं आते हैं इस तरह के क्वेश्चन। 6 साल पहले यानी कि -6, आज से 6 साल पहले ए और बी की उम्र का रेशियो था 3:5। आज से 6 साल बाद उनकी उम्र का रेशियो भाई 7:9। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, दो बंदों की उम्र की बात हो रही है तो उन दोनों के बीच का गैप सेम करते हैं, क्योंकि दो बंदों की उम्र का गैप हमेशा सेम रहेगा पूरी उम्र। एक बंदा किसी से 5 साल बड़ा हो गया एक बार, तो पूरी जिंदगी 5 साल बड़ा रहेगा। ठीक है, इनके बीच में 2 का गैप है, इनके बीच में 2 का गैप है, तो दोनों के बीच का जो गैप है वो सेम है। फिर हम दोनों सिचुएशन का गैप देखते हैं। रेशियो में इनके बीच का गैप है 5 और 4 9, और रियल में दोनों सिचुएशन में 12 साल का गैप है। एक सिचुएशन आज से 6 साल पहले है, एक आज से 6 साल बाद की है, 12 ईयर का। यानी कि रेशियो से 3 गुना है चीज़ें, रेशियो से 3 गुना है रियल चीज़ें। तो वो बोल रहा है एक ही आज की उम्र क्या है, तो रेशियो के हिसाब से 3 है, तो रियल में 3 3 9 होगी। लेकिन आज ये तो 6 साल पहले की है, तो 9 और 6 15, एक ही आज की उम्र 15 है। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं, ये आप इजीली कर लोगे टेक्स्ट सॉल्यूशन से ही। ये भी टेक्स्ट सॉल्यूशन से हो जाएगा, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। ये भी टेक्स्ट सॉल्यूशन से हो जाएगा, बिल्कुल डिफ़िकल्ट नहीं है। तो आपका फीडबैक मुझे फॉर श्योर चाहिए भाई। ठीक है, तो इसके बाद आगे आपको रीजनिंग मिलेगी भाई। तो चलिए डियर, अब हम स्टार्ट करेंगे इसी लाइव टेस्ट के, जो आपका द पंडित का लाइव मॉक टेस्ट नंबर 8 है, रीजनिंग के दी बेस्ट मेथड के साथ सारे के सारे सॉल्यूशंस। अप्रोच ध्यान से देख लीजिएगा एज यूजुअल। जो पहली बार देख रहे हैं उनके लिए मैं आपको कन्वे कर देता हूं कि कौन से क्वेश्चन आपको फर्स्ट राउंड में अटेम्प्ट करने हैं, कौन से मार्क एज रिव्यू करके चलने हैं और कौन से स्किप करने हैं। क्या बेस्ट स्ट्रेटेजी हो सकती है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने की, वो इस सेशन के अंदर हम देखेंगे। चाहे इस सेशन को डबल स्पीड के साथ देख लेना, बट देखना जरूर। मार्क्स में बूस्ट होने के लिए आपको ये बहुत ही ज्यादा मदद करेगा। जिनको भी लगता है कि हाँ हमारे सेक्शनल में इतने मार्क्स कम रह रहे हैं वगैरह वगैरह, जो भी XYZ रीजन की वजह से, वो सारे के सारी चीजें जो हैं इस सेशन के अंदर कवर अप हो जाएंगी। इस क्या जितने भी हम सेशंस कंटिन्यू कर रहे हैं वीकली मॉक टेस्ट के अंदर, बस उनको एनालाइज करते रहो कि कहां कहां आप मिस्टेक कर रहे हो। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं इस सेशन का क्वेश्चन नंबर 1। तो पहला क्वेश्चन हमें गिवन है नंबर सीरीज से रिलेटेड। पहले राउंड में ही देखते ही अटेम्प्ट करो। पहले तो 1-2 सेकंड का पॉज लो, नंबर्स को जज करिए ध्यान से कि आपको किस स्ट्रेटेजी के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कि हमें मल्टीपल्स क्रिएट करने हैं या डिफरेंस लेके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ज्यादा गैप नहीं है नंबर्स के बीच में तो डिफरेंस ही ले लीजिए। पहली 2 संख्याओं में डिफरेंस देखा जाए तो 2 का डिफरेंस है। 25 और 29 में कितने का अंतर आया? 4 का। 29 और 37 में कितने का आया? 8 का। तो कॉन्टिन्यूटी आपको यहीं से ही पता चल रही है। 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल कितना हो जाएगा? 16। तो 37 में 16 जोड़ दीजिए तो संख्या आपकी कौन सी आ जाएगी? 53। इन बिटवीन नंबर है। अगर आप इसको जज करना चाहते हो कि आपका नंबर सही लगा है या नहीं फिट हुआ, तो आगे भी आप क्रॉस चेक कर सकते हो। जैसे यहां पर 53 था, अब इसी में ही अगर आप 32 का इंक्रीमेंट कर दें, जैसे कि 16 का डबल कितना हो गया? 32, तो 53 में 32 जोड़ दो तो 85 ही आ जाएगा। अदरवाइज इन 3 डिफरेंसेस से ही आपको क्लियरिटी मिल रही होगी कि पैटर्न क्या कॉन्टिन्यूटी में चल रहा है। नेक्स्ट, चलिए ये क्वेश्चन था ऑड वन आउट का, जनरल नॉलेज के ऊपर बेस्ड है। आपका यहां पर जो कंसेप्ट है कैपिटल और करेंसीज को लेके चल रहा है। जैसे सऊदी अरब का रिलेशन जो है वो रियाल के साथ है। रियाल जो है वो सऊदी अरब की क्या है? करेंसी है। ओके, स्पेन की करेंसी क्या है? यूरो। कीनिया की करेंसी
नैरोबी नहीं है, नैरोबी जो है वो कीनिया की क्या है, कैपिटल है। रशिया की करेंसी क्या है, रूबल। तो मतलब कि सी ऑप्शन को छोड़ के बाकी सभी ऑप्शन में हर कंट्री की करेंसी को मेंशन किया गया है। सऊदी अरब की करेंसी क्या, कैपिटल क्या होती है, रियाद। स्पेन की क्या होती है, मैड्रिड। रशिया की कौन सी है, मॉस्को। तो यहां पर कैपिटल्स अवेलेबल होनी चाहिए, बट यहां पर तो करेंसीज अवेलेबल है। तो सी ऑप्शन के अंदर आपको डायरेक्टली कैपिटल दे रखी थी, इसलिए आपका सी ऑप्शन जो था वो ऑड वन आउट था। नेक्स्ट, हाँ जी, यहां पर भी आपको ऑड वन फिगर ही फिगर आउट करनी थी कि सभी में से डिफरेंट फिगर कौन सी है। तो अगर हम ध्यान दें फर्स्ट फिगर के अंदर, तो जो सबसे बाहर वाली आकृति है इसमें 6 साइड्स अवेलेबल है। ये देखिए, एक हेक्सागन अवेलेबल है। इसके अंदर बात करें तो एक पेंटागन अवेलेबल है। इसके अंदर बात करें तो एक स्क्वायर अवेलेबल है। मतलब जैसे हम बाहर से लेके अंदर तक कोई भी पॉलीगन पिक कर रहे हैं तो नंबर ऑफ साइड्स जो हैं एक एक कम होती जा रही हैं। जैसे कि अगले में बात करें तो यहां पर कितनी है, 5 साइड्स की फिगर है। फिर आपके पास 4 साइड्स की फिगर है, फिर 3 साइड्स की फिगर है। सिमिलरली यहां पर देखें तो ये 7 साइड्स की फिगर है। ये देखो सप्तभुज है एक, फिर उसके अंदर हेक्सागन है, फिर पेंटागन है। तो यही डिफरेंट होगा और क्या, क्योंकि आपको तीनों की तीनों फिगर्स जो है वो 4 साइड्स की ही अवेलेबल है। तो इसलिए आपकी एस फिगर जो है वो टोटली डिफरेंट है बाकी तीनों के कंपैरिजन में। बस इस चीज का ध्यान रखिएगा, जो क्लासिफिकेशन की सेंस है उसको मेंटेन करके चलिएगा, क्योंकि ऑड वन आउट या क्लासिफिकेशन क्या कहता है कि 4 में से 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो सेम रूल को फॉलो करते हैं, एक उस रूल की कैटेगरी का पार्ट नहीं है, वही आपको फिगर आउट करना होता है। ठीक है, तो बाकी 3 तो सेम रूल को फॉलो कर रहे थे, ये नहीं कर रहा था बेचारा, इसलिए वो आपका ऑड वन आउट हो गया। नेक्स्ट, वर्ड का कोड नंबर की फॉर्म में है, कभी भी लालच में मत आना, मार्क एज रिव्यू करके चलिए। इसे हम सेकेंड राउंड के अंदर ही सॉल्व करके देखेंगे। अगला देखिए, पी का रिलेशन हमें एल के विद रिस्पेक्ट टू बताना है। तो नॉर्मल सी इक्वेशन आपको सॉल्व करनी है। अटेम्प्ट करने की बेस्ट अप्रोच यही है, आप सिर्फ डायरेक्शन को एक बार जज कर लो। सारी की सारी डायरेक्शन स्ट्रेट में है। देखिए सभी स्टेटमेंट्स के अंदर क्या है, फर्स्ट पोजीशन पे बैठा पर्सन डिफाइन हो रहा है। बस यहां पर आपको साइन और उसका मीनिंग देखना है। जैसे हैश का मतलब यहां पर क्या है, ब्रदर, तो पी जो है वो पी क्यू का क्या लगा, भाई लगा। नेक्स्ट, एट द रेट का मतलब क्या था, डॉटर, तो क्यू जो है वो बेटी हुई किसकी, के की। उसके बाद प्लस का मतलब यहां पर क्या है, वाइफ, तो के जो है वो पत्नी है किसकी, एन की, तो एन के का पति हो गया। परसेंटेज का मतलब यहां पर क्या है, फादर, तो एन जो है वो पिता बना किसका, एल का। तो ध्यान दीजिए, एन तो पी और क्यू का भी फादर ही है, वो एल का भी फादर है, तो पी क्यू एल कौन हो गए, सिबलिंग्स हो गए। तो पी का रिलेशन एल के विद रिस्पेक्ट टू बताना था, तो पी जो है वो एल का क्या लगा, भाई लगा। डी ऑप्शन आपका आंसर था। ओके, इन अ रो सुरेश इज 13th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। एक पंक्ति में सुरेश का स्थान बाएं छोर से कितना गिवन था आपको, 13वां। एंड राहुल इज 25th फ्रॉम द राइट हैंड। उसी पंक्ति के अंदर राहुल का स्थान दाएं छोर से कितना था, 25वां। अब आगे देखिए कंडीशन क्या चीज आपको बोली जा रही है, इफ दे इंटरचेंज देयर पोजीशन, अगर वो एक दूसरे के साथ अपनी पोजीशन को बदल लेते हैं, राहुल विल सिट 31st फ्रॉम द राइट हैंड। मतलब राहुल जो है वो सुरेश की जगह आ जाएगा, सुरेश जो है वो राहुल की जगह चला जाएगा। अब राहुल यहां शिफ्ट हो चुका है और सुरेश यहां शिफ्ट हो चुका है। जैसे ही राहुल यहां पर शिफ्ट हुआ तो उसके बारे में एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन गिवन है कि वो 31st फ्रॉम द राइट भी बन गया। दाईं ओर से उसकी स्थिति कितनी हो गई, 31। तो आपको बताना था रो में टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने हैं। अब देखिए आपको सेम सिंगल पर्सन की पोजीशन लेफ्ट और राइट से गिवन है, 31 और 13 कितने हो गए, 44। एक माइनस कर दो, टोटल नंबर ऑफ पर्सन आ जाएंगे कितने, 43। बाय चांस यहां पर अगर आपको सुरेश की नई पोजीशन पूछी जाती बाएं छोर से कितनी है, तो वो भी डिटरमिन कर सकते थे। कैसे, 2 तरीके हैं। अब सबसे पहले तो ये देखिए, राहुल अपने प्लेस पे पहले कहां पर था, दाईं ओर से 25वां, आगे कितना बन गया, 31 राइट बन गया। मतलब वो कितने स्टेप्स आगे बढ़ गया, 6 स्टेप्स आगे बढ़ा। 25 से कितना हो गया, 31, 6 स्टेप्स आगे बढ़ा। तो सुरेश भी तो 6 ही स्टेप्स आगे बढ़ेगा। इंटरचेंज का मतलब क्या होता है, सुरेश राहुल की जगह गया, राहुल सुरेश की जगह गया। अगर राहुल 6 स्टेप्स आगे बढ़ा तो सुरेश को भी तो 6 स्टेप्स ही आगे बढ़ने पड़ेंगे। तो सुरेश पहले कहां था, 13th पे, 6 स्टेप आगे, वो वहां जाके क्या बन जाएगा, 19 लेफ्ट बन जाएगा। ठीक है, एक तो ये चीज है। अगर आपको ये भी नहीं करना कि कितने स्टेप्स आगे बढ़ा, कितने स्टेप्स पीछे गया, वगैरह वगैरह, ठीक है, तो एक नॉर्मल सा फंडा है। अगर आपको सुरेश की नई स्थिति ज्ञात करनी थी
कि उसकी बाएं छोर से क्या होगी। तो सिंपल सा स्टेप है, यहां पर देखो दोनों नंबर्स का जोड़ कितना बन रहा है 44, इधर भी 44 बना दो बस। अगर आपको काम रफा दफा करने से मतलब है तो, कंसेप्ट से कोई मतलब नहीं है। 13 और 31 44 है, तो इधर भी 44 बना दो। तो 25 में क्या जोड़ोगे, 19 जोड़ोगे तभी 44 बनेगा, मतलब 25th राइट के साथ 19th लेफ्ट भी है। आपको ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कितने स्टेप्स आगे गया कितने स्टेप्स पीछे गया एंड सो ऑन। ओके, चलो अगला। सम मंकीज आर माउस, कुछ हिस्सा मंकीज का माउस बन के बैठे हैं। माउस को एमएस से मैं डिफाइन कर देता हूं, सभी माउस जो है वो किसका पार्ट है, कैट्स का पार्ट है। तो पहला निष्कर्ष क्या कहता है, कहता है सम मंकीज आर कैट्स, कुछ हिस्सा मंकीज का कैट्स है। जी बिल्कुल है, ये देखो जो हिस्सा मंकीज का माउस के अंदर है वही पोर्शन मंकीज का जो है वो कैट का भी तो पार्ट बन चुका है। तो पहला निष्कर्ष बिल्कुल सही हुआ। दूसरा कहता है सम कैट्स आर माउस, कुछ हिस्सा कैट्स का माउस है। अगर सारे माउस ही कैट्स बन के बैठे हैं तो कैट्स का कुछ हिस्सा माउस ने भी तो कंज्यूम किया ही हुआ है। दूसरा निष्कर्ष सही हुआ। तो यहां पर दोनों के दोनों निष्कर्ष आपके अनुसरण करते थे। बहुत ही सिंपल लेवल का क्वेश्चन था ये तो। नेक्स्ट, ये तो है भी आपको लेटर्स को शफल करते हुए वर्ड क्रिएट करना था, इसका कोई भी शॉर्टकट नहीं होता। ये क्वेश्चन आपको ऑप्शन के थ्रू करना है, या आप अपने लेवल पे भी शफल कर सकते हो लेटर्स को, तो वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। तो अगर चाहो तो ऑप्शन पिक कर लो, कहता पहले 2 या 3 नंबर्स को पिक कर लो, या पहले 2 या 3 लेटर्स को पिक कर लो। जैसे कि यहां पर कहता है 206, 206 की बात करें तो टी ई 6 पे कौन आ रहा है, ए। तो टी ई ए हमने इन तीनों को यूज किया, टी ई ए। अब बाकी कौन से लेटर रह गए हमारे पास, सी आर एच ई। तो टीचर वर्ड बन रहा है देखो, सी आर एच ई की बात करें तो मतलब सी एच ई और आर, मतलब 4 5 1 7, 4 5 1 7 का, मतलब लकीली हमें पहले ऑप्शन के अंदर ही मीनिंगफुल वर्ड का सीक्वेंस दिया गया था। ओके, अदरवाइज ये ना होते तो हम बी ऑप्शन की तरफ जाते, ये ना होता फिर हम सी ऑप्शन की तरफ जाते, अगर ऑप्शन ही आपको टारगेट करने हैं तो इसका कोई भी शॉर्टकट नहीं होता, ये आपको सीक्वेंस उठाना ही पड़ेगा। हर किसी को, मुझे भी उठाना पड़ेगा, आपको भी उठाना पड़ेगा। नेक्स्ट, ये तो इंबेडेड फिगर है, ये तो हो ही गया होगा, इसमें बताने वाला भी कुछ है नहीं खास। ठीक है, सिंपल सी ये वाली फिगर आपको यहां पर विजुअलाइज हो रही होगी, ये देखो। ये नॉन वर्बल नहीं करवाऊंगा मैं, ये आप खुद भी कर सकते हो। उसके बाद देखिए एजम्पशन, धारणा। कहता विश्वविद्यालय को पहुंच बढ़ाने के लिए ऑनलाइन पाठ्यक्रम पेश करने चाहिए। कहता यूनिवर्सिटी को अगर अपनी एक्सेसिबिलिटी इंक्रीज करनी है, मतलब अपनी एडवर्टीजमेंट करनी है, मतलब दूर दूर से लोगों को पता चले और वहां पर हमारे पास पढ़ने आए, तो उनको क्या करना चाहिए, ऑफर करने चाहिए। कौन से कोर्सेज, ऑनलाइन कोर्सेज। ठीक है, बात किसकी हो रही है, अपनी पहुंच बढ़ाने को लेके हो रही है उनकी। तो पहली अजम्पशन क्या कहता है, कहता है छात्र सीखने में लचीलेपन को प्राथमिकता देते हैं, स्टूडेंट प्रेफर फ्लेक्सिबिलिटी इन लर्निंग। ऑब्वियस ही बात है, अब हर स्टूडेंट का माइंडसेट अपना खुद का होता है। अब जैसे हम आप ही की बात करते हैं, चलो अब आप ऑफलाइन कोचिंग में भी लेके बैठे हो और ऑनलाइन कोचिंग भी लेके बैठे हो, तो आपको बेस्ट कौन सा लगा पार्ट, ऑनलाइन कोचिंग को लेके लगा होगा। क्यों, क्योंकि ऑनलाइन कोचिंग में ये है कि सेशंस हमारे पास रिकॉर्ड में होते हैं, कई बार हमारी कमिटमेंट हो जाती हैं, हम लाइव सेशंस के अंदर प्रेजेंट नहीं हो पाते, या ऑफलाइन क्लासेस में प्रेजेंट नहीं हो पाते, छुट्टी हो जाती है। तो ऑनलाइन कोर्स का या ऑनलाइन रिकॉर्डिंग का ये फंडा रहता है कि वो हमें रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाती हैं, तो अपने पेस के हिसाब से कभी भी हम एक्सेस कर सकते हैं वो वाले सेशंस को। ठीक है, तो फ्लेक्सिबिलिटी है इन चीजों की, तो इसलिए हर एक स्टूडेंट जो है वो प्रेफर करना चाहता है फ्लेक्सिबिलिटी अपनी स्टडी के दौरान। तो उसी को तो बोला जा रहा है ऑनलाइन कोर्सेज को प्रमोट करो, ताकि आपकी पहुंच और ज्यादा बढ़ सके दूर दूर तक। क्योंकि ऑफलाइन में करते हैं तो आप एक लिमिटेड एरिया में ही अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर पाते हैं। ठीक है, दूसरा कहता है ऑनलाइन कोर्सेज रिड्यूस कॉस्ट, ऑनलाइन पाठ्यक्रम लागत कम करते हैं। अब पहली बात तो यहां पर कॉस्ट की बात नहीं हो रही, बात किसकी हो रही है, स्पेसिफिकली अपनी पहुंच बढ़ाने की बात की जा रही है यूनिवर्सिटी के बिहाफ पे, तो कॉस्ट का तो कहीं जिक्र ही नहीं है। तो जिस चीज के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं गिवन, हम उसके ऊपर कोई भी एजम्पशन लगा नहीं सकते, क्योंकि एजम्पशन की डेफिनेशन को आपको मेंटेन करके चलना है। आप पूर्व धारणा उन्हीं चीजों के बारे में लगाएंगे जो चीजें आपको स्टेटमेंट के अंदर कन्वे की गई हैं, आउट ऑफ द बॉक्स बिल्कुल भी नहीं सोचना। ओके, तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ पहली
पूर्व धारणा ही निहित थी। नेक्स्ट, पहले राउंड में ही देखते ही अटेम्प्ट करो। कितने अक्षर ऐसे हैं जो अपनी पोजीशन को अपरिवर्तित रखते हैं? किस शब्द के अंदर? मेंटलिस्ट में। जब शब्द के हर एक अक्षर को बाएं से दाएं अल्फाबेटिकली अरेंज किया जाए। तो सबसे पहले हम वर्ड लिख लेते हैं। अटेम्प्ट करने की दो अप्रोचेज है, या तो आप हर लेटर की पोजीशन वैल्यू लिख दो और पोजीशन वैल्यू के हिसाब से नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो, आरोही क्रम में। अगर एक लेंदी वर्ड आया तो, अगर आपका लेटर्स के ऊपर होल्ड बना हुआ है तो आप वर्बली भी अटेम्प्ट कर सकते हो। जैसे कि अगर सभी को कंपेयर करें, सभी को कंपेयर करने पे सीक्वेंस वाइज सबसे पहले लेटर ए आएगा। कोशिश पूरी करना लेटर के नीचे लेटर मेंशन करो, ठीक है, गलतियां नहीं होती उससे। ए के बाद सभी को कंपेयर करें तो ई की बारी, ई के बाद कौन आ जाएगा? आई, उसके बाद कौन आ जाएगा? एल, फिर किसकी बारी आ जाएगी? एम, फिर एन, ठीक है, उसके बाद एस, और दो कितने हैं यहां पर? टी एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो कौन कौन सा लेटर है जिसने अपनी पोजीशन चेंज नहीं की? एक तो ई ने अपनी पोजीशन चेंज नहीं की, एक टी ने ये पोजीशन चेंज नहीं की। तो दो अक्षर यहां पर ऐसे थे। क्लियर? अगला देखते ही अटेम्प्ट करो। एफ ग्रेटर देन वी, हाँ जी, एफ से लेके वी तक ट्रेवल करना है। साइन देखो एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं। जब भी अपोज की कंडीशन आ जाए आप कुछ भी डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे, तो पहला निष्कर्ष बिल्कुल गलत हुआ। वी ग्रेटर देन इक्वल टू एम की बात करते हैं, हाँ जी, वी ग्रेटर देन इक्वल टू, साइन को अलग अलग हैंडल नहीं करना। आप कहें जी इक्वल भी है ग्रेटर भी है, चलो उठा के ट्रू मान दिए, ये भी गलत है, क्योंकि अगर वी जी के बराबर है तो मैं जी को वी के साथ रिप्लेस कर सकता हूं। तो हमें वी और एम के बीच में क्या रिलेशन चाहिए? ग्रेटर देन भी और इक्वल टू भी। बट वी और एम के बीच में तो सिंगल साइन आया, डिमांड दो की हो रही है, तो सिंगल साइन कभी भी डबल साइन की कंडीशन को ट्रू नहीं होने देता। इसलिए ना तो आपका पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है, ना ही दूसरे वाला। नेक्स्ट, पहले 1-2 सेकंड का पोज लो। अगर आप नंबर्स को इजीली हैंडल कर पाओगे तो अटेम्प्ट करने की ट्राई करना, अदरवाइज इसे भी सेकंड राउंड में ही अटेम्प्ट करना, ठीक है। वो मुझे नहीं पता कि आप में से किस कैंडिडेट की कितनी प्रैक्टिस है इस टॉपिक के ऊपर। बहुतों को ये प्रॉब्लम क्रिएट करता होगा, आई नो, बट फिर भी अगर आप टीयर 1 दे के बैठे हैं उसमें तो सफिशिएंट अमाउंट में प्रैक्टिस की होगी ना, वहां नहीं की तो टीयर 2 के लिए तो प्रिपेयर करके चल रहे हो, तो मैं ये मान के चल रहा हूं, ठीक है। चलो, तो पहले नंबर्स का नेचर देख लेते हैं। दोनों ही ग्रुप्स के अंदर बीच वाली वैल्यू सबसे छोटी है, ओके। पहली वैल्यू जो है वो बाकी के कंपैरिजन में बड़ी है। अब छोटी वैल्यू से ही बड़ा नंबर क्रिएट कर लेते हैं। 15 और 6 कितना हो गया? 21। 21 में 6 बढ़ा दो तो 27 बनेगा। क्या बोला मैंने? 15 और 6 21, 21 में 6 बढ़ा दो तो 27 बना। तो 6 को मैंने कितनी बार यूज कर लिया? 2 बार यूज कर लिया। तो मैं ये भी बोल सकता हूं 6 का डबल कर दो, 15 जोड़ दो 27 बन गया। सिमिलरली 7 का डबल कर दो 14, 14 में 25 जोड़ दो तो 39 बन गया। मतलब दूसरी संख्या का आपको डबल करना है, फिर उसमें तीसरी संख्या जोड़ देनी है जो कि आपकी पहली संख्या के बराबर हो जाएगा। अब जरूरी नहीं है कि छोटे नंबर से ही बड़ा नंबर क्रिएट करो, आप एक और काम भी कर सकते हो। 27 में से 15 माइनस कर दो 12, 12 का आधा कितना हो गया? 6। 39 में से 25 माइनस कर दो 14, 14 का आधा कितना हो गया? 7। मतलब आप पहली और तीसरी से दूसरी संख्या भी क्रिएट कर सकते हो, पहली और दूसरी से तीसरी संख्या भी क्रिएट कर सकते हो। कैसे? 27 में 6 का डबल आप माइनस कर दीजिए। अलार्म बज पड़ा, बताओ। 27 में 6 का डबल माइनस कर दीजिए, 6 का डबल 12, 27 में 12 माइनस किया 15। 39 में 7 का डबल माइनस कर दो 14, 39 में से 14 कम किया 25। ठीक है, तो कोई भी दो नंबर से तीसरा नंबर इस पर्टिकुलर सेट में क्रिएट किया जा सकता है। और यहां पर आपको क्या है? सेम सेट ही फिगर आउट करना था। चलो ऑप्शन उठाते हैं, फिर क्या करेंगे? 32 में, अब यहां पर देखो नंबर्स का नेचर ही डिफरेंट आ गया, तो इसको तो बाहर ही निकालो, इसको भी एलिमिनेट कर दो, क्योंकि पहली संख्या बड़ी होनी चाहिए बाकी दो के कंपैरिजन में। ठीक है, यहां पर भी एलिमिनेट करो, आंसर आ गया बी ऑप्शन। और कुछ देखने की नीड ही नहीं थी, कर दीजिए। 31 में 8 का डबल ऐड कर दो, 31 और 16 कितना हो गया? 47 हो गया। देखिए कुछ एक क्वेश्चन में मेरी जो एक्सप्लेनेशन है थोड़ी सी लेंथी चली जाएगी, क्योंकि आपको काफी चीजें कन्वे भी करनी होती हैं। ये कंसर्न नहीं है इन सेशन का, चलो सॉल्यूशन दे दिया और हमारा टास्क खत्म हो गया। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो आपको रिकॉल करवानी पड़ती हैं बार बार। अब ऐसा तो नहीं है कि आप देखो इतने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ के बैठे हो, आपको हर एक पॉइंट हर टीचर का याद है, नहीं, कुछ एक पॉइंट जो है वो स्किप हो जाते हैं माइंड से, तो वो चीजें रिकॉल करवाना हमारा काम होता है। ठीक है, तो इसलिए एक्सप्लेनेशन को पेशेंस के साथ देखा करो। तभी हमने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था, चाहे सेशन को डबल स्पीड के साथ देख लो, देखिए जरूर,
हर एक क्वेश्चन में कहीं ना कहीं आपको फ्रूटफुल चीजें पक्का देखने को मिलेंगी। ओके, चलो अगले क्वेश्चन के ऊपर आइए। सीरीज का पार्ट देखते ही अटेम्प्ट करो। कंपेयर कर लो पहले लेटर को। करोगे कंपेयर? नहीं, क्योंकि हर ग्रुप के अंदर जो भी ऑप्शन दिए गए हैं फर्स्ट लेटर तो कॉमन था। ठीक है, तो कहां से शुरू करें? हम दूसरे लेटर से शुरू करते हैं। लिखा लेटर क्या है, बोलना नंबर है। ये देखो 4 7, 3 नंबर बढ़ गए, 7 और 3 10, 10 और 3 13। ग्रुप का दूसरा अक्षर एम रहेगा, बट यहां तो एन अवेलेबल है। क्लियर? चलो तीसरे पे आ जाते हैं, या डायरेक्टली चौथा भी देख सकते हो, क्योंकि चौथे लेटर से आपको आपका आंसर मिल जाएगा। क्योंकि 3 जो ऑप्शन पेंडिंग है, हर ऑप्शन के अंदर चौथा लेटर ही डिफरेंट है, तो तीसरे को देखने की नीड नहीं है, चौथे के ऊपर आओ। ठीक है, क्योंकि तीसरा वाला लेटर जो है वो 2 ऑप्शन में कॉमन है। क्या पता तीसरा लेटर क्यू ही आ जाए, फिर भी तो चौथे के ऊपर जाना पड़ेगा ना। तो बेहतर है चौथा ऑप्शन, चौथा लेटर ही कंपेयर कर लो। 11 16, 11 और 5 16, 16 और 5 21, 21 और 5 26, 26 मतलब अक्षर कौन सा आ जाएगा? जेड। डी ऑप्शन आपका फाइनल आंसर हो गया। तो सिर्फ 2 लेटर्स को कंपेयर करके ही हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है। तो एग्जाम में भी ऐसे ही अप्रोच लानी है। पूरा सॉल्यूशन निकाल के एग्जामिनर को आप इंप्रेस करने नहीं जा रहे हो। एग्जामिनर कब इंप्रेस होगा? अगर उसको कम से कम टाइम में एक्यूरेट ऑप्शन मिल जाएगा। दैट्स इट, उसको सॉल्यूशन से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो पूरा सॉल्यूशन मेंटेन करने की बजाय आप सिर्फ वही चीजें कंक्लूड करो जो आपको बोली गई हैं। फालतू की फीलिंग्स नहीं लेनी है कि हम पूरे का पूरा सॉल्यूशन मेंटेन करने बैठे। ठीक है, अगर ये काम अभी भी आप फॉलोअप कर रहे हो, भाई सुधर जाओ, आप ही का नुकसान होगा नहीं तो। नेक्स्ट, काउंट करने की नीड नहीं है। मैं अभी भी देख रहा हूं बहुत से बच्चे जो हैं वो काउंट करने बैठते हैं ग्रुप्स को, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, सीरीज की स्टार्टिंग और एंडिंग देख लो। एस से शुरू हो रहा है, एफ पे खत्म हो रहा है। ये देखो एस से शुरू हो रहा है, एफ पे खत्म हो रहा है, ग्रुप क्रिएट कर दो। एस से शुरू होना चाहिए, ग्रुप क्रिएट कर दो। एफ पे खत्म होना चाहिए, ग्रुप क्रिएट कर दो। तो हर ग्रुप का पहला अक्षर क्या है? एस, तो यहां पर भी क्या आ जाएगा? एस। तो आंसर की जो एंडिंग है, सीक्वेंस जो आप फॉलो करेंगे इन फिलअप्स का, वो एस पे खत्म होना चाहिए, क्योंकि आखिरी फिलअप तो एस के लिए है। ठीक है, तो आपका सी और डी ऑप्शन हो गया एलिमिनेट। अब इसके बाद बात करते हैं, आप सिर्फ दूसरा लेटर कंपेयर कर लो, मतलब दूसरे फिलअप को फिल कर दो, आपके क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। पी, दूसरा अक्षर इधर पी है, इधर पी है, तो इधर भी पी ही होगा। तो मतलब सीक्वेंस वाइज दूसरा लेटर पी के लिए होना चाहिए। ए ऑप्शन आंसर आ गया। बस, पूरा हम ग्रुप्स मेंटेन करने नहीं बैठेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते ही अटेम्प्ट करो। ये भी लेटेंट का कोड गिवन है, एस्ट्यूट का कोड गिवन है, टर्नर का बताना है। ठीक है, ये आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है यूट्यूब पे, है ना। यूट्यूब कहां छोड़ते हो आप लोग। चलो लेटेंट का कोड गिवन है हमें क्या? LNETAT। तो हमारा किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का टारगेट क्या होता है? कोडिंग डिकोडिंग के अंदर हम ये जज करते हैं कि लेटर सेम है या डिफरेंट है। तो ध्यान से देखिए, वर्ड के कोड में पहला और आखिरी लेटर तो सेम है। ये देखो NETA, ये लेटर्स भी सेम है, मतलब कि पहले और आखिरी लेटर को सेम एज इट इज रखा गया, बीच के अक्षरों को रिवर्स सीक्वेंस में अरेंज कर दिया गया। तो यहां पर क्या बनेगा? R पहले आ जाएगा, T लास्ट में आ जाएगा। ठीक है, अगर आप चाहे तो इस पे भी क्रॉस चेक कर सकते हैं। 2 वर्ड्स के कोड आपको तभी दिए जाते हैं ताकि आप कंफर्मेशन कर पाए। ठीक है, चलो स्टार्टिंग R से होगी, एंडिंग T से होगी, 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गई। स्टार्टिंग R से है तो एंडिंग T से होनी चाहिए ना। लो बेटे, ऑप्शन नहीं है, एंडिंग T पे नहीं है ना। यहां पर तो बन रही है, देखो TUTS। ऑप्शन तो नहीं गलत पेस्ट कर दिया हमने? नहीं, ऑप्शन तो बिल्कुल ठीक है, सारे ऑप्शन वेरी कर रहे हैं। तो ये करेक्शन कर लेना भाई। ठीक है, पहला, अरे यार मैं ही गलत एक्सप्लेन कर चुका हूं। पहला और आखिरी थोड़ा रिवर्स हो रहे हैं। पहला और आखिरी लेटर तो अपनी सेम पोजीशन पे आएंगे, सॉरी माय मिस्टेक। पहला और आखिरी लेटर तो अपनी सेम पोजीशन पे आएंगे। पहला T, आखिरी पे R, पहला T, आखिरी पे R आ रहा है, ये देख लो। ठीक है, चलो बीच के लेटर्स जो हैं वो रिवर्स सीक्वेंस में, ENRU, वो आपको सी ऑप्शन में ही दिखाई दे रहा था। नेक्स्ट, वर्ड डिक्शनरी ऑर्डर के अकॉर्डिंगली अरेंज करने हैं। अब ध्यान से देखिए, ऑप्शन को कंपेयर कर लो, क्योंकि आपका जो स्क्रीन होगी ना एग्जाम के अंदर, वो थोड़ी डिस्टेंस पे होती है। डिस्टेंस पे होती है मतलब आप क्वेश्चन के साथ साथ ऑप्शन भी कहीं ना कहीं कंपेयर कर रहे होते हो पैरेलली।
तो ध्यान से देखिए, आपको सिक्स्थ और फोर्थ वर्ड को कंपेयर करने की नीड ही नहीं है, क्योंकि सिक्स्थ और फोर्थ वर्ड की जो पोजीशन है वो सभी ऑप्शन के अंदर कॉमन है। ठीक है, बाकी क्या रह जाएंगे, बाकी के ऑप्शन। अब जैसे कि अगले पे देख लीजिए, 6 और 4 को मैं चलो इग्नोर मार के चलता हूं। अब या तो पांचवा शब्द पहले आएगा या तो दूसरा शब्द पहले आएगा, आपको सिर्फ पांचवें और दूसरे को पकड़ना है। ऑप्शन तो इन चारों में से कोई एक है ना। हाँ जी, पांचवें और दूसरे में से देखो पहले कौन आया है, ये TEM है, ये TEN है, तो M N से पहले आता है, तो M वाला पहले आएगा, मतलब कि 2 वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। तो यहां पर देखिए 3 1 2, यहां 2 3 1, यहां पर क्या है 3 2 1, मतलब आप पहला दूसरा और तीसरा वर्ड कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, चलो पहला दूसरा और तीसरा, मैं 5 वाले को भी एलिमिनेट कर दूं, क्योंकि या तो आंसर मेरा ए है, सी है, या तो बी ऑप्शन होगा। अब 3 वर्ड कंपेयर करने हैं बस, ये देखो TEN बट इधर क्या है TEM, तो MN से पहले आता है, तो पांचवें के बाद तीसरा शब्द आएगा, पांचवें के बाद तीसरा शब्द आएगा, ये एलिमिनेट करो। पांचवें के बाद तीसरा शब्द आ रहा है, पहले दोनों को कंपेयर करो, तो चौथा अक्षर AU से पहले आता है, तो दूसरा शब्द पहले आएगा, टेन्योर बाद में आएगा। ठीक है, तो दूसरा शब्द पहले आ रहा है, इसलिए बी ऑप्शन आपका आंसर हो गया। अगला, तो यहां पर आपको ओड नंबर पेयर टारगेट करना था। ठीक है जी, 17 का संबंध 36 के साथ कैसे, 17 के डबल में 2 ज्यादा है, 17 दूना 34, 2 ज्यादा कर दो 36, 12 का डबल 24 और 2 ज्यादा है, रूल पता चल गया। 27 का डबल 54 में 2 ज्यादा है, तो यही डिफरेंट होगा और क्या। 32 के डबल में 3 कम कर दिए गए हैं, हालांकि बाकी ऑप्शन में डबल करके 2 बढ़ाए गए थे। नेक्स्ट, पेपर कटिंग। हाँ जी, तो इस वाले सेक्शन में ये सारे ऑब्जेक्ट्स की मिरर इमेज आ जाएगी। तो आपको ही पता है पेपर कटिंग और फोल्डिंग कुछ नहीं है, मिरर और वाटर इमेज का ही कॉम्बिनेशन है। तो इन तीनों ऑब्जेक्ट्स की मिरर इमेज देखो कहां पर बन के बैठी है, यहां पर। ठीक है, चलो तो ये वाली ट्रायंगल को उल्टा ही दिया इन्होंने, ये ऑप्शन तो एलिमिनेट करो। यहां पर इन दोनों ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन सेम है, हालांकि इसकी मिरर इमेज यहां पर आनी चाहिए थी, ये ऑप्शन एलिमिनेट करो। ट्रायंगल की पोजीशन सेम है, ये देखो इनकी डायरेक्शन सेम कर दी गई, एलिमिनेट करो, तो बचा कौन सा, सिर्फ डी ऑप्शन। बाकी ये सेक्शन आपको ओपन करने की बिल्कुल भी नीड नहीं थी। ओके, अगला, ये तो भाई हलवा क्वेश्चन आ गया फिर से। साइंस का सीक्वेंस है, रिप्लेस करो, इक्वेशन को सॉल्व कर दो। तो यहां पर ए रिप्रेजेंट करता है डिवाइडेड बाय के साइन को, सी रिप्रेजेंट करता है प्लस के साइन को, डी रिप्रेजेंट करता है माइनस को, और बी रिप्रेजेंट करता है मल्टीप्लीकेशन को। तो एक ही स्टेप के अंदर डिवाइड और मल्टीप्लीकेशन आप सॉल्व कर सकते हो। देखिए ध्यान से, 320 बटा 16 कितना आ गया 20, प्लस का कितना आ गया 28, माइनस का कितना आ गया 52, का डबल कितना हो गया 104। तो आंसर माइनस में आएगा। 28 और 20 कितने हो गए 48, तो 104 में से आपको 48 माइनस करने थे। ठीक है, 104 में से 48 माइनस करेंगे, यूनिट प्लेस के साथ खेलो, 14 में 8 कम किया तो कितना आ जाएगा 2, 14 में 8 कम किया तो 6 आएगा, तो -56 आपका आंसर आ गया। क्लियर, सिर्फ यूनिट प्लेस इकाई के अंक का रेफरेंस लिया हमने। नेक्स्ट, स्टेटमेंट और कंक्लूजन। हाल ही में ये देखो, अगर आपको ये क्वेश्चन ट्रिकी लगते हैं तो इनको सेकंड राउंड के लिए ही लेके चलिएगा, बट मेरे हिसाब से जितना थॉट प्रोसेस आपका फर्स्ट राउंड में लगेगा ऐसे क्वेश्चन में, उतना ही सेकंड राउंड में लगेगा। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व थोड़ा करना होता है, तो हम मार्क एज रिव्यू वही क्वेश्चन करेंगे जो टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। अगर आपको फिर भी ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, आप रिस्क नहीं लेना चाहते हो, तो आप इसे सेकंड राउंड में रख सकते हो। ठीक है, चलो, हाल ही में हुए एक सर्वेक्षण से पता चला है कि 80% ग्राहक ऑनलाइन शॉपिंग करना पसंद करते हैं। 80% कैटेगरी की बात की जा रही है। तो पहला कहता है ऑनलाइन शॉपिंग अधिक सुविधाजनक है, यह आपको भी पता है, दुकानों पे ऐसे घूमना नहीं पड़ता, विंडो शॉपिंग नहीं करनी पड़ती, घर पे आ जाता है सामान, इसलिए 80% कैंडिडेट लोग क्या कर रहे हैं, प्रेफर कर रहे हैं ऑनलाइन शॉपिंग को। ठीक है, वैसे ये होना नहीं चाहिए, बेचारे जो दुकानें वगैरह खोल के बैठे हैं उनकी दुकानें कहाँ चलेंगी, ऑनलाइन मार्केट नहीं ठप्पा बिठा रखा है सभी का। ग्राहक गुणवत्ता से अधिक कीमत को प्राथमिकता देते हैं। बताओ ये कहना सही है क्या, यही चीज यहां से कंक्लूड हो रही है? ठीक है, अगर वो गुणवत्ता से अधिक कीमत को, किसने कहा कि जो ऑनलाइन स्टोर्स हैं वहां से अगर आप शॉपिंग करेंगे तो वो ज्यादा रीजनेबल प्राइस से मिलती है? क्या पता वो कॉस्टली हो, कंपैरिजंस हो गए ना। तो यहां पर कॉस्टिंग की तो बात की नहीं जा रही है, वो क्यों इस तरह से प्रेफर कर रहे हैं उसका रीजन आपको जेन्युइनली मिलना चाहिए। ठीक है, क्यों, ज्यादा सुविधाजनक होती है इस वजह से। अब हर कोई थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा देना प्रेफर करता है,
और 80% लोग एक्स्ट्रा पैसा देना प्रेफर करता है। भाई कोई नहीं करता, इंडिया में तो कोई भी नहीं करता, कम ही देंगे भाई। एक जगह चीज अगर 450 की मिल रही है, एक जगह 445 की मिल रही है ना, तो वो 20 का तेल फूक के 445 वाली लेने जाएंगे, 450 वाली नहीं लेंगे। 5 रुपए के पीछे 20 का भी तेल फूक देंगे। ठीक है, इंडियन साइकोलॉजी यही है। ठीक है, यहाँ का कस्टमर ही ऐसा, क्या करे। डोंट माइंड, दिल पे मत लेना अगर आप ऐसे हो तो। जस्ट नॉर्मल सेइंग, मैं तो किसी की भी बात कर सकता हूं। पहला निष्कर्ष फॉलो करता है। नेक्स्ट, मार्क एज रिव्यू। डाटा सफिशिएंसी हमेशा सेकेंड राउंड में लेके चलो, कभी भी आ जाए। ओके, उसके बाद देखिए, जज कीजिए किया जा सकता है फर्स्ट राउंड में, बिल्कुल है। देखो सिंपल, 8 और 510 वाला नंबर उठा लो, जरूरी थोड़ा 5 और 123 ही उठाना है। 8 के घन में 2 कम है, 5 के घन में 2 कम है, 4 के घन में 2 कम। बहुत इजी लेवल का क्वेश्चन था ये तो। नेक्स्ट, 35 इज रिलेटेड टू 5, 143 इज रिलेटेड टू 11, तो कौन सी संख्या 6 इज रिलेटेड टू विच नंबर। अब देखिए ध्यान से, 35 बड़ी संख्या है, 5 छोटी संख्या, 143 बड़ी संख्या है, 11 छोटी संख्या, तो 6 बड़ी संख्या है, तो उसके बाद छोटी संख्या आनी चाहिए। अब काफियों ने इस मॉक टेस्ट के अंदर में भी मिस्टेक की होगी, उल्टा क्वेश्चन सोल्व कर दिया होगा। कैसे? अगर 35 5 से डिवाइड करें तो कितना आ गया, 7 टाइम्स है। 143 11 का 13 गुना है, तो 6 किसका कितने गुना होगा, आपको यह देखना था। 5 को 5 के दूसरे अगले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है। 5 और को 5 का दूसरा अगला नंबर क्या है, 7, तो 5 गुना 7 35। 11 को 11 के अगले दूसरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 11 का दूसरा अगला नंबर कौन सा हो गया, 13। 11 को 13 से करो तो कितना आ गया, 143। तो सिमिलरली कौन से नंबर को उसके दूसरे अगले नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए ताकि रिजल्ट कितना आ जाए, 6। ठीक है, तो आप ये ऑप्शन उठा सकते थे। आप में से मे भी काफियों ने ऐसा किया होगा कि 6 को 6 के दूसरे अगले नंबर से कंपेयर करके दैट इज 8 हो गया, 8 6 48, ये बोल दिया होगा। ठीक है, बट ये रिवर्स सिचुएशन में जा रहा है। अगर कंपेयर करना चाहे तो रिलेटेड टू के बाद वाली संख्या डिटरमिन करनी है। मैं आपको डायरेक्टली हिंट दे रहा हूं, रिलेटेड टू के बाद, ये देखो रिलेटेड टू विच नंबर, ये बाद वाली संख्या आपको डिटरमिन करनी है। तो वो कौन सी संख्या रहेगी, आपको ये कंक्लूड करना था। ठीक है, तो वो कौन सी संख्या रहेगी, ये तो 5 को 7 से गुना किया गया, 11 को 13 से गुना किया गया। प्राइम नंबर्स हो सकते हैं फिर तो, कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट, और तो कुछ नहीं है। तो 2 को अगली 3 से गुना किया जाएगा, तो यहां पर रिजल्ट 2 रहेगा, और क्या, और तो कोई लॉजिक ही नहीं बन रहा। ठीक है, दूसरी अगली संख्या हमने बोली, बट ये दूसरी अगली संख्या मान के चलेंगे तो किसी का भी प्रोडक्ट 6 नहीं आता इस तरह से। तो ये कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स हो सकते हैं, 5 7 11 13 2 और 3, ये भी तो कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स ही हैं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये भी। चलिए, ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसको आप सो कॉल्ड चाइनीज कोडिंग बोलते हैं, द बैग्स का कोड आपको डिटरमिन करना है। द बैग्स की बात करें, द बैग्स यहां पर कॉमन है फर्स्ट स्टेटमेंट के अंदर, दूसरी स्टेटमेंट में अकेला बैग्स वर्ड कॉमन आ रहा है, तीसरी स्टेटमेंट के अंदर द और बैग्स दोनों कॉमन आ रहे हैं। ठीक है, आप सिर्फ पहली और तीसरी स्टेटमेंट को कंपेयर करो। यहां पर गिवन है पैक द बैग्स, और यहां पर गिवन है गिव मी द बैग्स। द बैग्स 2 वर्ड कॉमन है, तो 2 कोड भी कॉमन होने चाहिए। सिर्फ आप पहले और तीसरी के ही कोड उठाओ, इन तीनों को और इन चारों को कंपेयर करो। कॉमन कौन कौन आ रहा है, एक तो एफएम कॉमन है, एक पीएल कॉमन है, चेक कर लो। तो द और बैग का कोड इन दोनों में से कोई एक है, एफएम और पीएल। एफएम और पीएल शफल भी हो सकते हैं, पीएल एफएम, यहां पर कौन सा आपको रिस्पेक्टिवली टर्म दी गई है, तो शफल हो सकते हैं। ठीक है, दूसरी स्टेटमेंट को यूज करने की नीड नहीं है, क्योंकि हमें अकेला बैग्स का कोड थोड़ा पूछा गया है कि हम दूसरी को भी यूज कर लें। द और बैग्स 2 स्टेटमेंट में कॉमन है, तो उन्हीं दोनों स्टेटमेंट में 2 कोड भी कॉमन थे, उठा लिए। ओके, चलो अगले पे आए। सीरीज मार्क एज रिव्यू, चाहे तो आप ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मल लेवल का क्वेश्चन है, बाकी क्वेश्चन टू क्वेश्चन आपका डिसीजन वेरी करेगा। चलो ये करवा ही देता हूं। ठीक है, चलो, एक ही नेचर का ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है, या तो डॉट यूज हो रहा है या तो ट्रायंगल यूज हो रहा है। ठीक है, डॉट और ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन है, पहले ट्रायंगल नीचे था फिर ऊपर चला गया, फिर ट्रायंगल नीचे है फिर ऊपर की तरफ ट्रायंगल्स आएंगे। पहली बात तो ये खत्म हो गए ये 2 ऑप्शन। यहां बात करें, 2 डॉट्स हैं 3 ट्रायंगल्स हैं, 3 ट्रायंगल्स हैं 3 डॉट्स हैं, 3 डॉट्स हैं 4 ट्रायंगल्स हैं। मतलब हर ऑल्टरनेट ग्रुप के अंदर या पिक्चर के या फिगर के अंदर एक एक ऑब्जेक्ट बढ़ रहा है। ये देखो,
2 डॉट से 3 डॉट्स आ गए, फिर 3 डॉट सेम थे, 3 ट्रायंगल से 4 ट्रायंगल बन गए। अब ट्रायंगल बढ़ा, अब डॉट की बारी आएगी, 3 डॉट से 4 डॉट्स हो जाएंगी, 3 डॉट से 4 डॉट्स हो जाएंगे, वो आपको बी ऑप्शन में अवेलेबल था। क्लियर? अगला ओड वन आउट टिक करना था, तो क्या क्या हो सकता है? ये 11 18 7 नंबर बढ़ गए, 18 से 13 15 3 नंबर कम हो गए, +7 -3 इस पे आ जाइए, 13 से 20 +7, 20 से 17 -3 आ गया। ठीक है जी, यही सही आंसर मिल गया है। देखो 21 और 19, यहां 2 का डिक्रीमेंट लग रहा है, डी ऑप्शन आंसर, क्योंकि इसके अलावा बाकी सभी ऑप्शन में विद इन द लेटर्स +7 और -3 का गैप आ रहा था। नेक्स्ट एनोलॉजी, ये पक्का करके जाइएगा, यहां से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, चलो यहां पर देखिए क्या बोला जा रहा है, ये मेरे ख्याल से प्रीवियस ईयर में आ रखा है, चेक कर लेना, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लग रहा है मुझे। इससे ये कैसे बना, ये एरोहेड को पिक कर लो, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हुआ 45 डिग्री के कोण पे। ठीक है, तो सिमिलरली ये एरोहेड जो रोटेट होगा वो इस डायरेक्शन में आ जाएगा। एक एक चीज को पकड़ लो, फिर आपका ए और बी ऑप्शन एलिमिनेट, इन ये दोनों आंसर हो सकते हैं। अब नीचे की तरफ देखो क्या आएगा, जो ये सर्कल है ध्यान से देखो, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो गया 45 डिग्री के एंगल पे, तो फिर से ये वाला सर्कल जो है 45 डिग्री के एंगल पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होगा, तो नीचे की तरफ एक कंप्लीट सर्कल आएगा जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ डी ऑप्शन में अवेलेबल था। नेक्स्ट सर्कुलर अरेंजमेंट का केस है, मार्क एज रिव्यू, हालांकि इजी हो सकता है क्योंकि 6 ही पर्सन गिवन है, बट स्टिल ज्यादा फीलिंग नहीं लेनी, वही बात बोलूंगा, मार्क एज रिव्यू करके चलो, सेकेंड राउंड के लिए होल्ड पे रखते हैं। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ, पेयर फॉर्मेशन का केस है, पूरे वर्ड आपको स्टेटमेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली वर्ड उठाइए, ट्रेम्बल। चलिए सबसे पहला टास्क पोजीशन वैल्यूज, 20 18 5 13 2 12 5, करो जी काउंट। टी को काउंट करने की जरूरत नहीं है, सबसे बड़ी पोजीशन ही इसकी है। 18 को काउंट करने की जरूरत नहीं है, 18 से आगे कोई बड़ा नंबर एग्जिस्ट नहीं कर रहा। 5 से शुरू करते हैं, 5 को यहां नहीं काउंट करेंगे, 5 6 7 8 9 नहीं बन रहा, 13 14 15 नहीं बन रहा, 13 14 15 16 नहीं बन रहा, 2 3 4 5 आगे भी नहीं बन रहा, 2 3 4 12 13 14 15 16 नहीं बन रहा, 5 6 7 8 9 10, कोई भी सिंगल पेयर यहां पर क्रिएट नहीं हो रहा वर्णमाला के हिसाब से। ठीक है, तो ये हमारा 30th क्वेश्चन था। अब वो क्वेश्चन उठाते हैं जो हमने मार्क एज रिव्यू रखे थे। कौन कौन सा क्वेश्चन? एक तो ये क्वेश्चन हमने होल्ड पे रखा था जहां पर वर्ड का कोड नंबर की फॉर्म में है, हीट का कोड गिवन है, बीट का कोड गिवन है, टेंट का बताना है, नंबर ऑफ लेटर सभी में कॉमन है, कोई भी उठा लो। अब जैसे बीट उठा लेते हैं, बीट का कोड हमें कितना गिवन है? 56। चलो 2 और 5 7 और 1 8, 8 और 20 कितने हो गए? 8 और 20 हो गए 28, तो 28 का डबल कितना हो गया? 56 हो गया, क्योंकि हमें 56 क्रिएट करवाना है। हमने यहां पर बीट का कोड देख लिया है ना, कि जो पोजीशन वैल्यू का सम है उसका डबल कर दो। यहां पर आ जाइए, 20 और 20 40 और 5 45 और 14 कितना हो गया? 59, तो 59 का डबल देखो 118, बिल्कुल ऑप्शन में गिवन था। अगर मुझे 59 का डबल 118 ना मिलता, फिर मैं इसे क्रॉस चेक करने पे जाता कि हीट का डबल देखना पड़ता, फिर 68 कैसे बना, ये 2 से क्यों मल्टीप्लाई हुआ है। ठीक है, बस ये सोचना था आपको। फिर और कौन सा क्वेश्चन था होल्ड पे? वैसे ऑलमोस्ट हमने सारे ही कर लिए थे होल्ड पे, तो एज सच कुछ खास रखा नहीं, एक डाटा सफिशिएंसी का रखा था, वो कर लेते हैं। फिर मेरे हिसाब से सारे ही कर लिए थे। हाँ, बस डाटा सफिशिएंसी का, सीरीज का भी हमने कर ही लिया था। ओवरऑल मॉक टेस्ट आसान था ये देखा जाए तो, लास्ट में चलो मैं आपको कन्वे कर दूंगा। कहता 6 पर्सन है, वो सारे के सारे क्लास 10th में डिफरेंट हाइट के हैं, पढ़ते हैं। हु अमंग देम इज द शॉर्टेस्ट, हाइट का सबसे छोटा कैंडिडेट आपको बताना है। चलो पहली इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। कहता ए इज शॉर्टर देन डी बट टॉलर देन सी, ए जो है वो डी से हाइट में छोटा है बट किससे बड़ा है? सी से बड़ा है। तो ये तो आपको पता ही है, जो क्वांटिटी में ज्यादा है हम उसको ऊपर मेंशन करते हैं, जो क्वांटिटी कम है उसको नीचे की तरफ। एफ इज टॉलर देन डी, एफ डी से हाइट में बड़ा है। ई इज द टॉलेस्ट अमंग देम, ई जो है वो सबसे लंबा कैंडिडेट है। अब सबसे छोटा कैंडिडेट कौन है? यहां पर कंपेयर करें तो सी दिखाई दे रहा है, बट हमें छठा पर्सन कौन सा है? बी। बी के बारे में तो कोई डाटा ही नहीं गिवन, क्या पता बी भी सबसे छोटा पर्सन हो। तो मतलब पहली इक्वेशन को सॉल्व करने पे हमें हमारे इक्वेशन का आंसर नहीं मिल रहा।
तो बी जो है वो ई के बिलो में कहीं भी आ सकता है, क्योंकि ई जो है वो सबसे लंबा कैंडिडेट था, हमें तो सबसे छोटा पर्सन चाहिए। दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। दूसरा क्या कहता है, कहता बी इज शॉर्टर देन सी, बी सी से हाइट में छोटा है, मतलब सी बी से बड़ा हो गया। डी इज शॉर्टर देन ई, डी ई से हाइट में छोटा है, ठीक है, बट टॉलर देन ए, डी ई से तो छोटा है बट ए से लंबा है। अब यहां से भी कौन सा पता चल जाएगा कि सबसे छोटा कैंडिडेट कौन है, दूसरे से भी नहीं आया, मर्ज कर दो। जब दोनों को मर्ज कर देंगे तो बी जो है वो सी से हाइट में छोटा है। अब इस चीज का ध्यान रखिएगा, ये तीनों पर्सन सीक्वेंस में होने चाहिए। ये देखो ई डी ए, बाय चांस ए यहां पर होता, डी यहां पर होता, तो हम मर्ज ना कर पाते। मर्जिंग भी ध्यान से करिएगा, बाकी कंडीशन भी फुलफिल यहां पर होनी चाहिए थी, ठीक है। तो दोनों को मर्ज करके हमें सबसे छोटा पर्सन मिल चुका है, दैट इज बी। मतलब नहीं है एक ही पर्सन आ गया ना, तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं वो सफिशिएंट हैं हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। ऑप्शन केयरफुली चूज कीजिएगा, कहीं जल्दबाजी में ये वाला वर्ड ना बिना देखे आप मार्क कर दो, भी ए ऑप्शन आंसर है। टाइम भी लगाया, मेहनत भी की, आंसर कुछ और ही मार्क कर दिया, ठीक है। स्टिल देख लेते हैं, नहीं भाई बाकी सारे ही हो चुके हैं। अरे ये रहता है सर्कुलर अरेंजमेंट, ये भी देखो। कितने पर्सन थे, 6 पर्सन। काउंट करने हैं, पढ़ना नहीं है कौन कौन है, अमन आसिद गीत वट एवर, 6 पर्सन है। सारे के सारे एक टेबल के अराउंड बैठे हैं, सभी का फेस सेंटर की तरफ है। चलो जी बिठा देते हैं सभी को टेबल के अराउंड। पहली कंडीशन कहता अमन इज द नेबर ऑफ बोथ राम एंड राहुल। अमन जो है वो राम और राहुल दोनों का पड़ोसी है। अब राम और राहुल के बारे में ये तो कंफर्म नहीं है ना कि कौन किसके लेफ्ट में बैठा है और कौन किसके राइट में बैठा है, तो राम और राहुल जो अपनी पोजीशन को शफल कर सकते हैं। उसके बाद आसित इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ राम। अब ध्यान से सुनिए, अगर हम अमन को यहां पर बिठा देते हैं कि अमन जो है वो राम और राहुल के इन बिटवीन आ रहा है कि दोनों का पड़ोसी है, तो राम यहां पर नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि अगर हमने राम को यहां पर बिठा दिया तो आसित तो राम के दाईं और दूसरे प्लेस पे है, बट यहां पर तो राहुल होगा। फिर तो क्लियरली पता चल गया कि राम हमें यहां पर अरेंज करना पड़ेगा, राहुल हमें यहां पर अरेंज करना पड़ेगा, ठीक है। और राम के दाईं और दूसरे प्लेस पे यहां पर कौन सा पर्सन आ रहा है, आसित अवेलेबल है। क्लियर, कंडीशन फुलफिल करवानी है बस आपको। पिंटू इज थर्ड द लेफ्ट ऑफ राहुल। जब भी 6 पर्सन बैठे हो अराउंड अ टेबल, कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के बायां तीसरा हो दायां तीसरा हो, मतलब वो एक दूसरे के विपरीत आएंगे, आपको काउंट करने की नीड नहीं पड़ती। अब जो पर्सन रहेगा वो यहां पर आ जाएगा। हु इज द नेबर ऑफ आसित एंड राहुल। आसित और राहुल का पड़ोसी कौन है, गीता ही होगी, क्योंकि गीता ही अभी तक डिस्कस नहीं हुई थी, ठीक है। चलो हो गए सब, ठीक है जी। ये आखिरी क्वेश्चन था, ये हमने कवर अप कर लिया है। ओवरऑल मॉक टेस्ट भाई बहुत आसान था मेरे हिसाब से। यहां पर कम से कम 28 और 29 तो करेक्ट होने चाहिए थे। अगर आपने सारा सिलेबस कवर अप कर लिया है, हर एक स्ट्रेटेजी आपको पता है, तो 28 क्वेश्चन तो कहीं भी नहीं गए। मिनिमम इतने होने चाहिए थे। बाकी जितने आपने अटेम्प्ट किए हैं और कितने करेक्ट हैं, अपना स्कोर कार्ड मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना भाई, पता भी तो लगे हम करवा भी रहे हैं, समझा भी रहे हैं, आप उन चीजों को इंप्लीमेंट करके मॉक दे रहे हो नहीं दे रहे, क्लियरिटी भी तो होनी चाहिए ना, ठीक है। तो अपना अपना स्कोर कार्ड जरूर मेंशन करिएगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, ये नहीं है कि हमने इतने अटेम्प्ट किए इतने एक्यूरेट है, नहीं। अगर आपने 25 अटेम्प्ट किए हैं ना, उन 25 में से जितने करेक्ट हैं वो मार्क करके बताने हैं। अगर सपोज मैंने 28 अटेम्प्ट किए हैं, 28 में से मेरे 27 सही हैं, तो 27 आउट ऑफ 28 मैं ऐसे स्कोर कार्ड अपना कमेंट सेक्शन में डालूंगा, ठीक है। तो जितने नंबर ऑफ आपके अटेम्प्ट्स हैं और उनमें से जितने करेक्ट हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मुझे भी पता चलता रहेगा कौन कितने पानी में जा रहा है। बाय फेस तो जानता नहीं हूं, बट स्टिल जो रेगुलर कैंडिडेट्स हैं उनके तो मैं कमेंट जरूर देखता हूं, ठीक है। चलो उम्मीद करता हूं एक्सप्लेनेशन अच्छी रही होगी। बाकी के साथ भी भाई शेयर कर देना, फायदा कर दो उनका भी, ताकि उनको भी पता चल जाए एक्चुअल स्ट्रेटेजी क्या होती है मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करने की, ठीक है। चलो बाकी जल्दी मिलता हूं फिर अगली वीडियो के अंदर, टेक केयर।